इतने सालों से काम कर रहे हो डायग्नोस्टिक पे, सबसे कॉमन डिसीज कौन सी इंडिया में? सबसे ज़्यादा कॉमन है डायबिटीज़। एवरेजली 7 से 8% पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक है, बट 6% ऐसी भी है जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया पर वो डायबिटिक है। सेकंड है कार्डियक में कोलेस्ट्रॉल। थर्ड अब जो मुझे दिखना शुरू हो गया है वो है लिवर। कौन सी ऐसी डिसीजेज हैं जो आपको लगती है 10 साल बाद भी बढ़ी रहेंगी? जो प्रेवलेंस ऑफ कैंसर है वो बहुत बढ़ गया अभी, विच इज़ लाइक 10 साल पहले हम बोलते थे कोई एक ऐसा आदमी है उसके घर में किसी को कैंसर है, अब नाउ वी कैन से हमारे घर में किसी को है। डायग्नोस्टिक में बहुत क्रेजी थिंग हो रही है। एंटायर टॉयलेट्स आर नाउ बीन मेड फॉर यू टू नो एंटायर ऑफ योर हेल्थ ऑन योर मोबाइल एवरी टाइम यू पी और एवरी टाइम यू गो टू अ स्टूल। सो योर टॉयलेट इज एन इंटेलिजेंट टॉयलेट और ट्रैकर्स। थर्ड वन इज, अगर हम रीजनरेटिव की बात करें तो स्टेम सेल इज गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज एवरीथिंग। नी रिप्लेसमेंट विल completely go off. Japan has already made a technology where at 60, 70, whatever it is, original teeth will come back. You don't need to do any implants. Wow. For a normal person. Very fascinating. What are 2-3 diseases जो solve ही नहीं हो सकते? I think एक तो है autoimmune. So thyroid का कोई इलाज नहीं है? हाँ. Diabetes type 1 का कोई Type 1 इलाज का नहीं है. है? There is no reversal to this. तो autoimmune is becoming difficult, which probably a lot of people are finding out कि कैसे ठीक किया जाए. I think the second one, if you really ask me, is some sort of cancers. And what is something जो ट्रीट हो सकती है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है? आज की डेट में क्रॉनिक डिसीज जब हो जाती है तो ज़्यादातर लोगों को लगता है अब ये ज़िंदगी भर चलेगी। बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि क्रॉनिक डिसीज जो मुझे हुई है इसका कोई बेसलाइन कारण हो सकता है या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ। सेकेंड, ओबेसिटी सॉल्व हो सकती है? ओबेसिटी इज़ वेल सॉल्वेबल टुडे। एनीथिंग मेटाबॉलिक इज़ नाउ रीच टू अ स्टेज कि मैं बोल सकता हूँ कि वो सॉल्वेबल है। एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी जिसमें आप देखते हो कि किसी ने आज से अगर बिजनेस करना स्टार्ट किया, वो 1000 करोड़ का धंधा बन सकता है वहाँ पे इन टुडेज वर्ल्ड। यू सेड कि अमेरिका एंड वेस्टर्न वर्ल्ड जिनके पास बहुत पैसा है खर्चा करने के लिए, उनको ऑल ऑफ अ सडन अब एंशिएंट मेडिसिन जहाँ पे आयुर्वेदा स्पेसिफिकली के ऊपर उम्मीद बढ़ रही है, ट्रस्ट बढ़ रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी है। क्या बन सकता है? सो I have a small favor to ask you. I need you to subscribe to our channel. The more subscribers we have, the better and bigger guests we can bring and provide you more value through these conversations. And also, the full audio experience of the show is available on Spotify, where you can follow us and stream and listen to all our episodes. 1 in 9 adults in the world has diabetes today, and 250 million of them don't even know about it. Global healthcare spending on diabetes crossed $1 trillion last year. And this same crisis is opening up some of the biggest business opportunities in AI diagnostics, wearables, and longevity. Our today's guest is Deepak Sahni, founder of Unblock. He's a healthcare entrepreneur with over a decade of experience building companies in this industry. In this episode, we will discuss why is diabetes becoming a global epidemic and who's most at risk. Are anxiety and dementia the next big global health crisis? How will AI and wearables change the way you get diagnosed? And what are the billion-dollar healthcare opportunities of the next decade? Watch this episode till the end, and to know more about Unblock, check the link in the description below. इतने सारी आपने रिपोर्ट्स दी कि इतने सालों से काम कर रहे हो डायग्नोस्टिक पे, सबसे कॉमन चीज़ें कौन सी इंडिया में, सबसे कॉमन डिसीज है जो बहुत ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा कॉमन है डायबिटीज़। ओके, राइट। सो अगर हम डेटा की बात करें तो एवरेजली 7 से 8% पॉपुलेशन जो है वो डायबिटिक है, जिनको पता है वो डायबिटिक है, बट 6% ऐसी भी है जिन्होंने टेस्ट नहीं कराया पर वो डायबिटिक है। सो आइदर यू कॉल देम प्री डायबिटिक और दिस थिंग। तो ये सबसे प्रेवलेंट है। सेकेंड है कार्डियक में कोलेस्ट्रॉल, बिकॉज ऑफ द डाइट एंड एवरीथिंग, लाइफस्टाइल एंड एवरीथिंग, कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन इज वेरी वेरी हाई। थर्ड अब जो मुझे दिखना शुरू हो गया है वो है लिवर। राइट, ओवर द टाइम more and more related to liver is a problem, right? So either the gut adding to a liver or liver adding to a gut, that has become sort of an epidemic in larger cases. gut and liver has actually become, gut is on fire in India right now. All of a sudden सबने क्यों realize कर लिया है? Yeah. पहले नहीं था क्या? नहीं, पहले भी था। अल्टीमेटली क्या है कि जैसे हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स आराम से मिलते हैं, इनो गैसोफास पी के सो जाते थे, इसलिए that's why वो चलता है। मतलब इन टाइम्स मैं बोल रहा हूँ कि क्यों हुआ ये, तो हम हमारे यहाँ ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है। सबको पता है जो एंटीबायोटिक्स खाता है वो गट पे असर पड़ता है। हमने क्या करा, थोड़ा सा जुकाम हुआ तो केमिस्ट से लिया और खा लिया। वो कॉन्टिन्यूसली खाते आ रहे हैं, और उसको जो सप्लीमेंट करने के लिए, ठीक करने के लिए चीज़ें वो हम करते नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो ओवर द टाइम कॉम्प्रोमाइज़ होती है। प्लस फूड ऐसा है तो वो गट को ऐड करता रहता है। तो दैट इज़ अ कॉमन इशू।
बिकॉज ऑफ विच वी हैव बीन ड्रैग्ड इनटू द गट इशू. वो आज रियलाइज इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़्यादातर कॉमन डिजीजेज मेटाबॉलिक डिजीज हो गई हैं. ट्रू. एंड कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो आपको लगती है 10 साल बाद भी बड़ी रहेंगी? आई थिंक अब देखो नेक्स्ट जनरेशन बड़ा डिफरेंट है. बिकॉज मैं डायग्नोस्टिक में जब था तो मुझे ऐसा लगता था कि आने वाली जनरेशन प्रॉबेबली इस मार्केट को दोगुना कर देगी टिल 21. पोस्ट कोविड कुछ ऐसा चेंज हुआ अवेयरनेस का कि जेनजी ने छोड़ दिया, ड्रिंक करना छोड़ दिया, स्मोकिंग छोड़ दिया. दे आर नाउ बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स. और ये कॉमन टेनेंट है कि जो जहाँ है उसका वहाँ से बेटर होने का ऑब्जेक्टिव इज वेरी वेरी हाई. So if there is somebody who's able to walk 1 kilometer, he wants to become an athlete, do a sort of a marathon and all that stuff. Similarly, जो नई एज है, यूथ है, they are very aware of their health. उनकी टेबल पे प्रोटीन ही मिलेगा, राइट, कार्ब्स नहीं मिलेंगे. एंड दैट इज हाउ दे आर चेंजिंग. हम लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम, तो हमको जो खिलाया गया हम खाते. अब नाउ यू कांट फीड देम व्हाट यू ईट, दे हैव चेंज्ड. तो आई थिंक जो ये कॉमन मेटाबॉलिक इश्यूज आ रहे हैं या कोलेस्ट्रॉल और वो, ये थोड़ा डेफिनेटली कम होएगा. What we need to be also worried about is that I think जो prevalence of cancer है वो बहुत बढ़ गया अभी because of whatever adulterations and stuff like that, environment and this thing, which is like 10 साल पहले हम बोलते थे कोई एक ऐसा आदमी है उसके घर में किसी को कैंसर है. अब now we can say हमारे घर में किसी को है. That is so close, that is coming in. That has to stop somewhere. Okay. Right? I think all of this metabolic, all of this chronic issues and all will also help in that, but I think that is something that is still worrisome. बट ऐसा नहीं है कि पूरा एलिमिनेट हो जाएगा. रहेंगी डायबिटीज के इश्यूज, मेटाबॉलिक इश्यूज, लिवर इश्यूज एंड क्रॉनिक इश्यूज, बट आई थिंक काफी कुछ सॉल्व भी हो रहेगा. आई फील गोइंग फॉरवर्ड इन आवर जनरेशन एंड द नेक्स्ट जनरेशन इट इज ग्रोइंग. ब्रेन फॉग बहुत बढ़ गया है, तो उससे डिमेंशिया, अल्जाइमर्स के चांसेस लोग बोल रहे हैं. इनफैक्ट दे आर कॉलिंग इट इन द यूएस, राइट, कि डिमेंशिया, अल्जाइमर्स इज गोइंग टू बी एज बिग एज डायबिटीज एट सम पॉइंट. द ट्रेंड इज देयर. Yeah. So I think a lot of people are working on neuro performance, but I will tell the lot of regenerative health will solve for this also. Explain me neuro performance and explain regenerative health. Yeah. So neuro performance है basically now you are able to map certain functions of your brain, right? Supposingly the brain is not getting enough oxygen, right? So you have HBOT, hybrated oxygen therapies, right? आप एक है normally HBOT में 1 घंटा बैठ जाओ, ऑक्सीजन है. They have now started having games, that mind games sitting while you are having a HBOT, right? So आप जब वो mind game खेल रहे हो तो वो वाला brain का हिस्सा काम कर रहा है जिसको ऑक्सीजन की requirement है, and then you are getting a hybrated oxygen onto it. These are things which are coming in, which is basically called neuroperformance. जिस भी एरिया में जो भी चीज़ का इशू है, that is how it has been. Ultimately, it is a science, right? The whole anxiety, whole stuff, right? Some we have seen in some patient is also genetic, right? This can be solved, but a lot of this is also because of the environment that you are in. So neuroperformance work on what is causing things. Okay. Right? So if it is a lack of oxygen in the brain, lot of thought process, तो regenerative sciences यही हैं जिसमें इस तरीके की machines आ गई हैं. Now for dementia also, there is a Swiss company who's made a machine. I was reading about that. So once, this is basically a scan, right? So it works, an ultrasound scan on a brain's part, which basically is responsible for the things that you're losing, right? So किसी का dementia की वजह से बात करने का तरीका चेंज हो गया, या किसी को फॉगिंग है, किसी को भूलने की बीमारी, तो भूलने वाला पार्ट को then they basically through this particular scan and ultrasonic waves corrects that, right? They have been showing earlier signs of 10% improvement in memory every 4 weeks, right? So that kind of things. So while this is also again, the science is also becoming very advanced into all of these things, people will take those sort of therapies also. Interesting. So I think these will also come up very soon. What are the future trends that you see in healthcare? Diagnostic में बहुत crazy thing हो रही है. The entire toilets are now been made for you to know entire of your health on your mobile every time you pee or every time you go to a stool, do a stool. So your toilet is an intelligent toilet. तो ये दो चीजें एक्चुअली में बहुत कुछ आपकी हेल्थ के बारे में बताती हैं. टॉयलेट सीट जो मेरी है वो उसके अंदर इंटेलिजेंट ट्रैकर है, एनालाइजर, सिंपल एक लैब एनालाइजर उसी के अंदर फिट है. तो मैं रोज कैसे पी करता हूँ, कैसे पूप करता हूँ, उसका शेप, कलर, सब कुछ, मतलब आप समझ लो कि एक लैब के अंदर वो टेस्ट हो रहा है और आपके मोबाइल पे उसका डेटा आ रहा है. तो अगर उसमें कोई चेंजेस दिखेंगे या कुछ भी होगा तो आपको इमीडिएटली अलर्ट हो जाएगा कि टुडे यू आर सिक,
today Don't you go are to sick, work. or it is being there, Don't go to work. or maybe आज इसमें प्रोटीन ज्यादा है, आज आपने ये किया है, आपने वो किया, whatever it is. Really? Yes. It's interesting, by the way. Yes. This can solve a lot of things Yes. in your life. Yeah. So diagnosis में I think जो advancements आ रही हैं वो है कि how can we take diagnostic near to your bed? बेड पे तो होने लग गया ना. नहीं, more like in your daily life, which But- doesn't require. जैसे कि I will talk about things wherein you don't need to give a blood test for a lot of things. तो बिना ब्लड टेस्ट के क्या कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड देना ही सबसे बड़ा वो है. तो लॉट ऑफ एडवांसमेंट इज कमिंग इन देयर. जैसे कि अभी तो हम देखते हैं, अब आज से 5 साल पहले सीजीएम नहीं था, हाँ. हर बारी वो प्रिक प्रिक प्रिक. अब आपने एक बार लगा लिया, हो गया. 15 दिन छुट्टी. देयर आर कंपनीज कमिंग है, वो 365 डेज चिप लग रहा है. सो इट्स अ स्मॉल चिप व्हिच विल गेट इन, और 365 डेज ट्रैकिंग आपको चेंज भी नहीं करना. सो दो सॉर्ट ऑफ वेरिएबल एक्चुअली टेलिंग यू द सेंसर्स. अभी ये इसके लिए है, फिर ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी आएगा, फिर ये बाकी चीज़ों के लिए भी आएगा. सो दो सॉर्ट ऑफ अ थिंग इज द लॉट ऑफ न्यू वो लोग एडवांसमेंट. इसमें भी ट्राई करें ना कि जो इसमें लाइटोस्कोपी के थ्रू, लाइट के थ्रू होता है, तो नॉन इन्वेजिव Yeah. आप ब्लड टेस्ट कर सकते हो. आई थिंक HbA1c और उसके लिए करना शुरू हाँ. किया है. लाइक डायबिटीज आप के कर लिए दे आर ट्राइंग टू डू इट. Yeah. अभी तक कंफर्म नहीं, इतना ज्यादा बाहर Accuracy एक्यूरेसी लेवल नहीं है आई है, Accuracy. बट दे आर टेस्टिंग राइट ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि testing. बिना प्रिक करे आप कैसे डायबिटीज चेक कर सकते हो, कैसे ब्लड ग्लूकोज चेक कर सकते हो, HbA1c चेक कर सकते हो. सो दैट्स अनदर. ओके. थर्ड वन इज आई थिंक लार्जली ऑन, अगर हम रीजनरेटिव की बात करें तो स्टेम सेल इज गोइंग टू रिवोल्यूशनाइज एवरीथिंग. सो आई हैव बीन सीइंग लाइक ओसाका यूनिवर्सिटी इज डूइंग अ लॉट ऑफ स्टेम सेल्स. तो आई थिंक नी रिप्लेसमेंट विल completely go off. You don't need replacements. Stem cell. Japan has already made a technology where at 60, 70, whatever it is, original teeth will come back. You don't need to do any implants वाओ. for a normal person. So such sort of a stem cell has coming in like for dementia also. There is a filtration process which has come because they found कि एक particular protein है जिसकी वजह से dementia होता है. तो उन्होंने एक filtration machine लगा दिया जिससे आप filter करते तो वो protein को filter कर देंगे and then that will go back. So regenerative में in terms of whatever related to stem cell, everything will be what you expect to regenerate. And advancement is coming. काफ़ी कुछ अप्रूव हो चुका है काफ़ी कंट्रीज ने, लाइक चाइना इज डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ इन स्टेम सेल्स. इंडिया स्टार्टेड मेकिंग अ रिपोजिटरी एंड अलाउइंग स्टेम सेल्स इनटू अ लॉट ऑफ थिंग. तो स्टेम सेल्स के अंदर ऐसा कुछ आप देखने को, जैसे मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज वन कंपनी आई वाज टॉकिंग टू, दे वर्किंग ऑन आई साइट एंड दे आर प्रॉमिसिंग कि 7-8 साल बाद आपको चश्मा नहीं पहनना पड़ेगा. कैसी भी आई साइट है, परमानेंटली थ्रू द थिंग यू विल रिस्टोर द विजन. दे आर फर्स्ट वर्किंग फॉर किड्स and then they're working for elders. So आपका vision restore हो जाएगा नाइस. completely. So without lasers, there are lenses which are coming in, which is a permanent lenses. I've also met one company in London जो कि एक ऐसा लेंस बनाती है कि आज आपको वो लगा दिया permanently without a cut. फ्यूचर में अगर आपकी राइट साइड फिर वीक हो जाती है तो बाहर से ही माइक्रोस्कोप से उसको ठीक कर देंगे without touching you. So the focus of the lens is actually automated from an outside microscope. सो आप धीरे धीरे जो आप जैसे 10 साल बाद गए उनके पास तो लेंस दोबारा से चेंज नहीं कराना, नंबर चेंज हो number गया तो change. बाहर से नंबर चेंज हो जाएगा. इंटरेस्टिंग. वाओ. जैसे यू नो स्टेम सेल की बात करें तो मेरा एक दोस्त है, एथलीट है, वो NFL में खेलता है. आई कांट टेक द नेम. वन ऑफ द बिगेस्ट एथलीट्स इन द वर्ल्ड. व्हाट दे हैव स्टार्टेड डूइंग, उसने और उसकी पूरी टीम ने, बहुत सारे यूएस में एथलीट्स ये कर रहे हैं, इज वो लोगों ने स्टेम सेल स्टोर करना स्टार्ट कर दिए खुद के, विच इज़ नॉट अलाउड इन लॉट ऑफ कंट्रीज. तो वो पनामा जाते हैं, पनामा में बहुत बड़ी लैब है, वो उनके बॉडी से स्टेम सेल्स निकाल दिए, वहाँ पे स्टोर कर दिए, और दे हैव जस्ट केप्ट इट कि अगर कल पे मान लो कभी शोल्डर इंजरी हुई, नी इंजरी हुई, कुछ भी, दे विल जस्ट डू इट, दे विल इन्फ्यूज इट, वो वापस हाथ के हाथ रिहैब हो जाएगा और कम बैक अगेन. एंड दे यूज लाइक सो मेनी एथलीट्स आर जस्ट स्टोरिंग देयर. अभी इंडिया में भी अलाउड नहीं है ये. नहीं, इंडिया में अभी स्टेम सेल्स काफी लिमिटेड है, अभी अलाउड नहीं है, बट धीरे धीरे होने वाली. ये स्टोरेज क्यों अलाउ नहीं करती कंट्रीज? जैसे अब पनामा जैसी कंट्रीज अलाउ कर रही हैं. सी अल्टीमेटली लोग अपनी विल से खुद कर रहे हैं, क्या दिक्कत कर रहे हैं अल्टीमेटली. आई थिंक लार्जली बिकॉज कोई भी मेडिकल फ्रेमवर्क लाने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं कि क्या मिसयूज हो सकता है, क्या इन्फेक्शियस चीज़ें हो सकती हैं, कैसे टेस्टिंग होगी. किसी का स्टेम सेल यूज़ हुआ, पता चले कि उसको उस वक्त कोई प्रॉब्लम थी, दोबारा इन्फ्यूज़ किया, तो काफ़ी सारे स्टेम सेल्स थेरेपी में पहले फेलियर्स भी आए हैं जहाँ पे बहुत सारे इन्फेक्शियस, बहुत सारी इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें आ गई. तो दैट इज़ हाउ, इन व्हाट कंडीशन आर यू स्टोरिंग, हाउ यू आर सेविंग दैट स्टेम सेल. अभी तक किसी को साइंस में पता नहीं कि 10 साल तक ठीक रहेगा या 20 साल तक रहेगा, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो जब तक वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड, वो थोड़ा रिस्की
रिस्क ले लेते हैं पहले, फिर हम उनसे सीख लेते हैं, फिर हम ले आते हैं. तो दैट इज हाउ. बट आई थिंक दिस इज हैपनिंग नॉट अभी बिकॉज यू हैव टॉक्ड अबाउट एथलीट. तो there is things called now there are machines which actually creates your muscles, right? Create your muscle. Yeah, so most of the footballers actually use these kind of machines to have their leg muscles intact. So आप जैसे एज बढ़ रही है तो मसल वीक होगी. So now there are things like machines which probably supposedly आपने abs के लिए वो मशीन लगाया, तो वो आप think about 4000 ab crunches in 20 minutes. EMS की बात कर रहे हो? M-Sculpt मान लो, right? That you can get. So there are now similar machines have coming in for multiple other muscles of the body. तो आप बस Does it work? It works. It works. कि ऐसे ही है बस? नहीं. So point is कि क्या है कि उसके बहुत सारे editions हैं. The one those who have formed, it's a very expensive machine, right? So ones who have formed it, there is a papers, there are research, there are documentations that they have been showing the muscle loss is not there. तभी आप देख रहे हो कि 42 का एथलीट भी खेल रहा है फुटबॉल और 25 वाला भी खेल रहा है. So how? There is a way that muscle should be, because एज के हिसाब से मसल तो जाएगी, बट आप मसल को इंट्रैक्ट कैसे रख सकते हो, दैट विल हैपन. तो ये सब आता ब्रॉडर वे में लॉन्जेविटी हेल्थ के अंदर है, विच इज बिकमिंग मोर पॉपुलर, बट इट इज ऑल द फॉर्म्स ऑफ रीजनरेटिव हेल्थ. वेरी फैसिनेटिंग. व्हाट आर 2-3 डिसीजेस जो आपको पता है अभी कि वो सॉल्व ही नहीं हो सकती? इतना टेक आगे बढ़ गया उसके बाद भी अभी तक सॉल्व नहीं हो पाएगा. हो ही नहीं रहा है, मतलब उसका कुछ भी नहीं है. आई थिंक एक तो है ऑटोइम्यून. So all kind of autoimmune disorders. So diabetes comes in that? नहीं, diabetes is not autoimmune. Type 1 is, huh? Type 1 is. हाँ. Type 1 is. Type 2 is not. Lifestyle वाला नहीं. Lifestyle वाला. हाँ. So autoimmune के अंदर अगर आपको कोई रूट कॉज पता चल जाए जिससे ट्रिगर होता है, जैसे आज की डेट में ऑटोइम्यून कैसे ठीक करते हैं कि ऑटोइम्यून का अगर ट्रिगर पता चल जाए क्या है, तो हम उस ट्रिगर को बाईपास कर देते हैं ताकि वो ट्रिगर ना कर पाए उसको. So you basically live with that. But आप ये नहीं कह सकते कि ऑटोइम्यून डिजीज फ्री हो गया, राइट? Some autoimmune diseases can be corrected from stem cells, which will come up. But आज की डेट में बहुत सारे autoimmune diseases हैं जिनका कोई इलाज नहीं है, बट उसका alternative ways निकाले जा रहे हैं because it cannot be cured when it has happened, right? So thyroid का कोई इलाज नहीं है. हाँ. Diabetes type 1 का कोई इलाज नहीं है. मतलब there is no, I would say there is no reversal to this. Okay. Right? You अगर वो किसी और चीज से ट्रिगर होके आ रहा है जिसको आप type 1 मान रहे हो, तो obviously you can stop that trigger, but you can't reverse that particular thing. Okay. तो autoimmune is becoming difficult, which probably a lot of people are finding out कि कैसे ठीक किया जाए. तो something might come in future, but looks pretty much difficult. Okay. So that's one. Or? Yeah. I think the second one, if you really ask me, is some sort of cancers, right? Because detection अगर early नहीं है, तो it is becoming difficult. जैसे कौन सा कैंसर बहुत डिफिकल्ट है? जैसे esophagus is the most dangerous, stomach, right? Colon, right? These are things which doesn't visualizes up. जो भी organ से related हैं जिसमें हम काट के निकाल नहीं सकते, those sort of cancers are the ones which are very difficult to treat, specifically if they come at a very later age. So again, if you find the right sort of a drug for that, which can reduce it wherever it is, right, by not giving it the sort of a breathing space in terms, जैसे कहते हैं कि कैसे ट्यूमर बढ़ रहा है, अगर आपको पता लग जाए तो आप वो प्रोटीन ही मत दो या उसको कम कर दो या उसका एंटी कर दो, तो देन यू आर एबल टू रिड्यूस इट. देन इट सीम्स लाइक दिस इज क्योरेबल, बट दीज आर लाइक डिफिकल्ट वंस टू क्योर इफ यू हैव फाउंड इट ऑन अ लेटर एज. अब साइंस बहुत आगे चला गया है, बट अल्टीमेटली आज भी देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु हियर फ्रॉम अ डॉक्टर की सर आप देख लो अब कुछ नहीं हो सकता. तो that's another thing. Yeah, which is something that should be looked at. होएगा थोड़ा टाइम में. And what is something जो आज ट्रीट हो सकती है लेकिन लोगों को पता ही नहीं है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी हम तक नहीं पहुंची है, या ज़्यादातर डॉक्टर्स को नहीं पता, या जनरल अवेयरनेस ही नहीं है? आई थिंक बहुत सारी चीज़ें. अगर जनरल अवेयरनेस तो लोगों को आज की डेट में क्रॉनिक डिसीज जब हो जाती है, तो जो हम बात कर रहे थे अभी, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है अब ये ज़िंदगी भर चलेगी, इसको मेंटेन ही करना है ऐसे ही. तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि क्रॉनिक डिसीज जो मुझे हुई है इसका कोई बेसलाइन कारण हो सकता है या मैं इसको रिवर्स कर सकता हूँ. सेकेंड, obesity. सॉल्व हो सकती है? Obesity is well solvable today. I think anything metabolic is now reached to a stage कि मैं बोल सकता हूँ कि वो solvable है. Yeah, but obesity के बहुत सारे रूट कॉजेज होते हैं, बहुत सारे, और वो मिक्सअप होके आते हैं, तो बहुत लोगों की ओबेसिटी ना सॉल्व होना बहुत डिफिकल्ट होता है. आई थिंक क्या है कि अभी आज की डेट में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिससे वो सॉल्वेबल है, राइट? तो
क्रॉनिक ओबेसिटी है आपको, जेनेटिकली है, आपको थायराइड की वजह से है, और या आपके लाइफस्टाइल की वजह से है, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये आदमी ना हिलता डुलता नहीं है, लेजी है, इसलिए ओबेसिटी है. बट वी डोंट इवन रियलाइज कि अल्टीमेटली उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है. क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं 25 तक एथलीट थे और आज 180 kgs पे हैं. हाउ कैन यू से दिस गाय वाज लेजी? ही वाज एन एथलीट, राइट? समथिंग हैपेंड इन हिज बॉडी दैट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, एंड वो मेडिसिन इंड्यूस्ड भी है, बाकी चीज़ों की भी है. सो लार्जली एट अ स्केल दिस इज सॉल्वेबल. तो आई थिंक लोगों को लगता है कि नहीं अब मैं हो गया तो अब इस पर छोड़ ही देता हूँ, अब क्या करना है, मैं तो इतना वेट हो गया तो अब कैसे कम होगा एंड ऑल. बट यू वुड हैव सीन ड्रास्टिक केसेस हैपनिंग इन एंड ऑल दैट. with a lot of new medicine also काफ़ी कुछ solvable है. Okay, so why all of a sudden healthcare is become a thing in the world? Like सब founders ना healthcare के ऊपर ही कुछ ना कुछ बनाना चाह रहे हैं. You know, I've invested a lot in अच्छा in health tech in specific. Like मेरे को बहुत mostly in tracking kind of technologies and 2-3 deep tech में भी involve किया है. But I've invested a lot in these companies, right? Yes. पता नहीं, और मेरे पास आती भी यही है. And I'm personally very much into it because मुझे health tech बहुत पसंद है. Because मैंने मेरे घर में बहुत सारी बीमारियां देखी है, तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि अच्छा कुछ सॉल्व हो सकता है क्या. Like I invested in Gabbit. Reason मेरी मॉम बहुत फैट थी and then I wanted her to move. एंड जितना रोज मूव करेंगी, स्टेप्स ट्रैक करूँगा, तो मैं उनकी ट्रैक करता था, वो मेरी ट्रैक करती थी, एंड दिस बिकेम लाइक अ गेम बिटवीन मी एंड हर. एंड उन्होंने बहुत वेट रिड्यूस कर दिया, तो एंडेड अप इन्वेस्टिंग इन Gabbit, राइट? देन टेम्पल एंडेड अप इन्वेस्टिंग. दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू सॉल्व थ्रू एंट्रोपी एंड ब्रेन ब्लड फ्लो. बताना चाह रहे हैं कि अच्छा ब्रेन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या लाइफ में एजिंग की जो प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व कर सकते हैं अगर ये पोटेंशियली उन्होंने अपनी थीसिस प्रूव कर ली. Yes. और एक बड़ा गेम बन गया, तो it can have so many good things Yes. in the world which will be solvable. Maybe dementia, Alzheimer's के signs हम पहले पहचानने लग जाएंगे, या मैं मेरा performance increase कर पाऊंगा, right? So I was that because I've seen so many neuro problems in my family. So okay, that was close. Then मैं recently भी Neco में invest किया. I don't know if you know Neco. I've heard of that, yeah. So I invested in Neco. Again the same thing कि यार आप जाओ 10 मिनट में डायग्नोस्टिक, आपको सब पूरा बॉडी में क्या है सब पता चल जाता है in a jiffy. Yeah. तो I'm like getting involved in too many things. Yeah. But then मैं रोज सुनता हूँ, फिर मुझे पता चलता है अच्छा और भी नई चीजें आती आ रही है, और नहीं कितनी चीजें आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा? I think it's good that हो रहा है, but why now? नहीं, I think वो है कि because see I have been seeing this industry from 25 years, right? And मैंने इसको इवॉल्व होते भी देखा है, और मोस्ट ऑफ द टाइम सीखा है पेशेंट से. ये इंडस्ट्री मूव करती है जब पेशेंट को कुछ चाहिए होता है, अदरवाइज मूव नहीं करती, राइट? कोविड के बाद से पीपल हैव रियलाइज्ड कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट दैट दे हैड वाज हेल्थ. एंड कुछ एक छोटे से इंसिडेंट से भी वो पूरी की पूरी हेल्थ इरोड हो सकती है. एंड दे हैव सीन इट वेरी क्लोजली, एंड नॉट जस्ट इन वन कंट्री, वन सिटी, एंड दिस अराउंड द वर्ल्ड. दैट हैज एक्चुअली क्रिएटेड एन अवेयरनेस, क्योंकि उस टाइम पर जितनी हेल्थ के ऊपर बात हुई उससे किसी पे भी बात नहीं हुई. विच मीन्स कि एक रिक्शा वाला से लेकर एक बिलियनियर तक एवरीबडी वॉज अंडरस्टैंडिंग कि कुछ है, चाहे वो जिंक खाना हो, चाहे सप्लीमेंट खाना हो, चाहे वो टेस्ट करवाना हो. यू वर सराउंडेड बाय हेल्थ ऑल द टाइम. सो पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ. उसके बाद जब रियलाइजेशन हुई तो वो ट्रैक और वो ट्रेंड कहीं छूटा नहीं, बिकॉज वो आपका इंपॉर्टेंट ट्रेंड बन गया. द गुड पार्ट हेयर इज दैट वंस यू गॉट द डिस्पोजेबल इनकम of any sort in your life, you started realizing कि यार मेरे पास अब पैसे तो हैं, बट इसको enjoy कैसे करूँगा अगर health ना हो. और ये topic और ये narrative हमारे साथ चलना शुरू हुआ. The second boom obviously came from social media. हाँ जी. क्योंकि जिसको नहीं भी पता उसने भी कुछ कंटेंट बनाना है, जिसको पता है उसको भी कंटेंट बनाना है, जिसका खुद अपने ऊपर कुछ चल गया उसको भी कंटेंट बनाना है. बट ऑल इन ऑल what this has given to industry is a lot of awareness कि ये भी होता है. आप और मैं अगर 4-5 साल पहले बात कर रहे होते तो शायद कॉर्टिसोल भी सही से नहीं बोल पाते. पता ही नहीं होता कॉर्टिसोल होता है, मुझे तो नहीं पता था 5 साल पहले. राइट, डोपामिन क्या होता है, कॉर्टिसोल क्या होता है, ये सब हम बात नहीं कर रहे होते. ये बात कहाँ से आ रही है? क्योंकि हम एक रोज कंटेंट देख रहे हैं, तो कोई ना कोई हमें बता रहा है कि ये सबसे बड़ा एलिमेंट है आपकी बॉडी में, आपको पता है ये भी चाहिए होता है, आपको पता है वो भी चाहिए होता है, आपको ये सप्लीमेंट भी चाहिए होता है, एंड ऑल दैट, राइट? सो दैट इज हाउ
एवरीबडी इज गेटिंग टू नो. जितना आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी आप उतना डिग इन करोगे कि अब मैं भी ढूंढ लूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं. डिग इन करोगे तो आपको कोई सर्विस चाहिए, राइट? और वो सर्विस उस बिजनेस को बढ़ा रही है. दैट इज वाई आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सुनोगे यू विल ऑटोमेटिकली गेट डायरेक्टेड टूवर्ड्स दैट ऑटोमेटिकली. तो आई थिंक काफ़ी कुछ कोविड ने किया और काफ़ी कुछ सोशल मीडिया ने बूस्ट दे दिया उस चीज़ को. एंड कहीं ना कहीं सही भी है. जस्ट आप अगर इन्फॉर्मेशन फिल्टर आउट कर सको सही से, बिकॉज सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बैक्ड बाय साइंस नहीं है, तो आप हर चीज़ नहीं कर सकते और कुछ भी चीज़ को पकड़ना भी नहीं. जैसे हमें GLP की बात करी, कहीं से भी उठाया, बस ढूंढ लिया एक वंडर ड्रग है, सबने लगाना शुरू किया. इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प. इट विल क्रिएट मिसट्रस्ट इन द स्पेस. तो वो एक इशू है. बट एट द सेम टाइम अगर अवेयरनेस सबसे हाई लेवल पे है तो देर आर प्रोडक्ट्स दैट आर रिक्वायर्ड एंड हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड है. तो दैट इज़ वाई वर्ल्ड वाइड बन रहा है चीज़ें. और हर कोई अब चाहता है कि विद लॉन्जेविटी एंड एवरीथिंग इन प्लेस की कैसे कोई 100 साल से ज़्यादा जिए, राइट? एंड जबकि रियल डेफिनेशन ऑफ लॉन्जेविटी क्या है? द टाइम दैट यू हैव विद यू, यू शुड बी एबल टू परफॉर्म द बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर टाइम. Optimize that particular time in the fashion that you are able to perform all the activities that you are performing. Versus कि मैं 70 का 100 कैसे होऊंगा? मैं 70 के 100 हो जाओगे. बहुत सारे लोग हुए इंडिया में. वो 3 वर्ड्स है ना, दे कॉल इट फर्स्ट, एक लाइफ स्पैन होता है, फिर हेल्थ स्पैन है एंड फिर परफॉर्मेंस स्पैन है. तो विच वन आर यू ऑप्टिमाइजिंग? कि आप सिर्फ ये चाहते हो कि 100 साल तक जिंदा रहना है, कि 100 साल तक हेल्दी रहना है, कि 100 साल तक परफॉर्म करना है. लाइक दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स और तीनों के लिए बहुत ऑप्टिमाइज अलग करना पड़ेगा. एब्सोल्युटली. सो आई थिंक वो रियल मीनिंग जो है वो वही है बेसिकली कि आपके पास 70 भी है तो आप 70 तक परफॉर्म्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज दैट लाइफ स्पैन इज. बट ठीक है, विद मेडिसिन यू कैन इंक्रीज, एटलीस्ट आप कोई एक डिसीज से बच सकते हो. बट आई थिंक इसीलिए आप देख रहे हो कि ये सब डिस्कशंस इतनी हो रही हैं. और कोई भी है हमारे जैसा, कोई भी बंदा है जिसके पास बेसिक चीज़ के बाद थोड़ा पैसा आता है तो वो नेक्स्ट अपनी हेल्थ के बारे में सोचता है, बोलता है मुझे ये करना है सबसे पहले. एक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी जिसमें आप देखते हो कि किसी ने आज से अगर बिजनेस करना स्टार्ट किया, वो 1000 करोड़ का धंधा बन सकता है वहाँ पे इन टूडेज वर्ल्ड. स्पेसिफिकली हेल्थ, एंड बी वेरी स्पेसिफिक. मेरे को बहुत स्पेसिफिकली बताओ क्यों उधर 1000 करोड़ का धंधा बन सकता है, क्या करने की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है? हेल्थ केयर में एक प्रॉब्लम है अभी, वो ये है कि स्पेसिफिकली एज अ सिस्टम यू आर रनिंग पोस्ट टू पिलर फॉर एवरीथिंग. मतलब जैसे कि आज मुझे अगर हॉस्पिटल जाना है तो पहले मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, मेरा एडमिशन कराऊंगा, 3-4 घंटे वहाँ लगाऊंगा, डिस्चार्ज में 6 घंटे लगाऊंगा. उसके बाद मेरे बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होने के बाद भी अगर आप बहुत हाई लेवल पे हो तो ऑब्वियसली आपके लिए रेड कार्पेट है मोस्ट ऑफ द थिंग्स. बट फॉर अ जेनरिक पर्सन इट इज़ लाइक मूविंग पोस्ट टू पिलर, कि आज ये रिपोर्ट नीचे से ले आओ, वहाँ ले जाओ, पेशेंट को वहाँ ले जाओ. देयर आर पीपल नाउ इन दिस स्पेस एंड एवरीबडी वांट्स कि भाई मेरे लिए एक सर्विस हो, कि मुझे इन सब चीज़ों के थ्रू ना जाना पड़े. क्योंकि हर किसी को एक्सपेक्टेशन तो ये है कि मुझे कभी ना कभी हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है किसी भी कारण से. जेनरिक सर्जरी भी हो सकती है, इलेक्टिव सर्जरी भी हो सकती है, व्हाटएवर इट इज. आई थिंक जो ये सर्विस आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक एन एनकाम फॉर मेडिसिन. समझ नहीं पाया. सो आपके एयरपोर्ट पे एक इनकम सर्विस है, आप जाते हो, दे रिसीव यू, दे गिव यू द एंटायर कॉन्सियार्ज, दे गिव यू ऑल द डिटेल्स, आपको ले जाते हैं, बिठाते हैं, फाइनली आपको चेक इन तक करवाते हैं, फिर आपको ले जाते हैं, फिर आपको वापस लेकर आते हैं. दिस इज़ अ होल कॉन्सियार्ज, राइट? कोई भी पेशेंट इस सर्विस के थ्रू जाना नहीं चाहता. कोई एक VIP पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाता है तो उसको ये सर्विस बड़ी स्मूथली मिलती है. बट अगर कोई नॉर्मल पेशेंट जाता है उसे नहीं मिलती, चाहे वो पैसे भी खर्च कर सकता है उसके लिए. तो अल्टीमेटली पेशेंट्स आर रेडी टू पे द मनी इफ दे गेट द सर्विस लाइक अ कॉन्सियार्ज फॉर एवरीथिंग. मेरे को कौन से हॉस्पिटल में जाना है, मुझे कौन से डॉक्टर से मिलना है, मुझे कैसी सर्विस चाहिए, और इन अ वे वहाँ पे उनका एक बंदा खड़ा हो, सारी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं. आप गए तो आपको सीधा रूम की चाबी मिली, आपका डिस्चार्ज लिखा तो आप सीधा घर गए. हाँ, आपको और कुछ नहीं करना, खड़े होके आधा घंटा लाइन में लगो, काम आप करो. कुछ भी नहीं करना आपको. आपका है चेक इन एंड चेकआउट सिंपली, एंड सम एवरी पेपर वर्क, इंश्योरेंस वर्क, एवरीथिंग इज बीन टेकन केयर बाय समबडी आउट देयर. बट ये एक्सपेंसिव हॉस्पिटल्स में, एक्सपेंसिव वाले रूम्स में ये सब नहीं होता होगा. तो अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में, व्हिच विल बी द बिगेस्ट हॉस्पिटल, लाइक गिव मी 2-3 सबसे बड़े हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, लाइक मेदांता. So give me an example. Medanta will be one of the biggest.
unaware about this. या मेदांता मतलब इन टर्म्स ऑफ ब्रांचेस ले लें अगर हम, तो सबसे बड़ा हॉस्पिटल चेन है अपोलो हॉस्पिटल्स. हाँ. उसके बाद अगर हम एक सिंगल हॉस्पिटल ले लें जिसपे सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो वो मेदांता. ठीक है. राइट. तो मेदांता, आप हॉस्पिटल मेदांता में आई एम श्योर प्रेसिडेंशियल स्वीट्स बहुत सारी चीज़ें होंगी. राइट. एब्सोल्युटली. तो एक होगा शेयरिंग रूम, जो बहुत सारे शेयरिंग रूम को तो छोड़ दो, आप तो सिंगल रूम पे आ जाओ अभी. हाँ, सिंगल रूम आ गया. सिंगल रूम में भी डीलक्स होगा और थोड़ा फैंसी वाला स्टूडियो, एग्जीक्यूटिव, व्हाटएवर समथिंग होगा. तो जिसने स्वीट ले लिया जो डीलक्स वीलक्स से थोड़ा ऊपर है, उसको भी सर्विस नहीं मिलती, तो वो तो लाखों रुपए पे करेगा. I'm assuming वो तो रूम के चार्जेस दे रहा है ना. हाँ, तो कितना चार्ज होगा पर नाइट का रूम का फॉर एग्जांपल? So I think that deluxe will probably cost you about 25,000-30,000. A suite will cost you about 70,000-80,000. 70,000-80,000 per night. Yes. When you pay that, then treatment cost अलग है, मेडिकल बिल्स अलग है, सब अलग है. तो आप ओवरऑल आप एक बार गए तो ओवर द वीकेंड अगर आप रह के आ गए तो आप 4-5 लाख रुपए से ऊपर ही आओगे. हाँ. राइट. आप एक आज की डेट में अगर रेवेन्यू वाइज ही बताऊँ आपको, तो एक अच्छे हॉस्पिटल का पर बेड पर डे रेवेन्यू 1 लाख रुपए से ऊपर है एवरेज. तो इतना अगर कोई पे कर रहा है, ये तो 5-7 लाख रुपए पे करेगा, उसको भी लाइन में खड़ा रहना है 1 घंटा? बिल्कुल रहना है. उसको भी चाबी जब मिलेगी वो आधा घंटा लाइन में लग खड़े रह के मिलेगी, और ऊपर जब डिस्चार्ज करने जाएगा वो ही आधा घंटा लाइन में आधा घंटा नहीं, 4 या 5 घंटे, क्योंकि आपका इंश्योरेंस का अप्रूवल आएगा, फिर आपके मेडिसिन्स अप्रूव होंगे, नीचे से क्या वापस होना है वो वापस होगा, फिर बिल बनेगा, फिर इंश्योरेंस को दोबारा भेजा जाएगा, फिर अप्रूवल आएगा, फिर आपको डिस्चार्ज किया जाएगा. तो कोई ये फास्ट ट्रैक कर ले अगर प्रोसेस, अगर ये ओके, ये 2 चीज़ों में सॉल्व आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस प्रॉब्लम. वन इज कि जो लोग ये भर रहे हैं 4-5 लाख रुपए व्हाटएवर, जो एक्सपेंसिव मेडिकल बिल भर रहे हैं, उन्हें कोई बंदा चाहिए जो उनके लिए ये सब कर दे, कि उन्हें ये चीज़ फास्ट चाहिए? नहीं, उन्हें एक बंदा चाहिए जो उनके लिए कर दे, क्योंकि मतलब 4-5 घंटे उनको बैठना ना पड़े. देखो बैठना तो पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी तो करेगा. तो नहीं, क्योंकि आप जब नेविगेट कर रहे हो तो आपने एडमिशन कराया, आपको पता है आपको कल एडमिशन कराना है, आप इमीडिएटली तो पहुंचते नहीं. आप इमरजेंसी में जाते हो तो इमरजेंसी से आपको इमीडिएट जाना है, अदरवाइज तो आप पहले से बता के. तो आपकी जितनी डॉक्यूमेंटेशन है, आपके अप्रूवल्स हैं, वो हैं सब आपको लेके रखे हुए हैं. राइट. सी आई हैव बीन इन दिस स्पेस, तो मैं जब फोन कर लेता हूँ तो मेरे लिए ये पॉसिबल हो जाता है. राइट. एक नॉर्मल पेशेंट के लिए जो मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं किसी को, तो वो प्रॉब्लम वो फेस करेगा ही करेगा. आई एम जस्ट सेइंग कि वो बोल रहा है कि मुझे इस प्रॉब्लम में नहीं जाना. राइट. यू चार्ज मी द फी एंड यू गिव मी द सर्विस. तो आपका एडमिशन प्रोसीजर हो गया पहले से, आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन चले गए, आप जब आए तो आपका रूम नंबर ऑलरेडी एलोकेटेड है, तो आप एंटर हुए तो आपको रूम में ले गए. रूम में ले जाने के बाद जो आपकी बाकी सर्विसेज हैं वो लाइन होगी. अब सपोजिंगली उन्होंने बोला कि इनको MRI कराने ले जाना है, तो आपको क्या है, अभी वो पेशेंट उतरेगा, MRI पे जाएगा, उसके साथ खड़ा रहेगा, जब तक MRI नहीं होगी वो बाहर खड़ा रहेगा, फिर अटेंडेंट उनके साथ जाएगा. ये तो हॉस्पिटल ही कर सकता है. नहीं करता हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल की अपनी एक मजबूरी भी है. जब मैं आपको स्पेशल सर्विस दूंगा तो मैं लोग बोलेंगे अरे इनसे ज़्यादा पैसे लिए तो इनको आपने लाइन में क्यों आगे कर दिया. तो आपने ये सर्विस भी बोलेंगे आप नहीं, बिकॉज थर्ड पार्टी है. आज गवर्नमेंट का एयरपोर्ट है, ठीक है, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मेरे को एक बंदा बाहर से सामान भी ले लेता है और गेट से लेकर बग्गी में बिठाकर बाहर तक छोड़ भी देता है. वो सबके पास नहीं है, बट वो थर्ड पार्टी है. अगर गवर्नमेंट ऐसा करने शुरू कर दे, पैसे ज़्यादा देके गवर्नमेंट नहीं कर सकती, नहीं करती, लोग गाली देंगे इसलिए. तो हॉस्पिटल अगर खुद करेगा तो पीपल विल अब्यूज देम. एब्सोल्युटली. पीपल विल से यू आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द, मेरे पास ऐसे कम है तो आप मेरे को ये सर्विस नहीं दे रहे हो, उनको दे रहे हो. वो तो ऑलरेडी हॉस्पिटल करता है. नहीं करता. देयर इज अ, क्यों हॉस्पिटल डिफरेंशिएट्स बिटवीन पीपल ना, रूम उनको अलग देगा, सर्विस रूम नहीं, वो अलग तो देगा. आपने चूज करा है. अगर आपके पास पैसे कम हैं और आप कैश दे रहे हो या आप इंश्योरेंस पेशेंट नहीं हो और आपको सिंगल रूम चाहिए, दे देगा. देन आपकी प्रोफाइल थोड़ा ना देखेगा सिंगल रूम देने के लिए, बट आपके पास पैसे ही कम है तो आपको दूसरा रूम देगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पैसे हैं या नहीं हैं. राइट. आपको एक ऐसा एडिशनल सर्विस दे रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे उस चीज़ को. राइट. तो सपोजिंगली मेरे पास कन्वीनियंस के लिए पैसे हैं, तो मैं ना इंश्योरेंस पे हूँ ना मैं उस पे हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप मेरे से ले लो बट मेरा इशू सॉल्व कर दो. हाँ. तो यू विल कम एंड यू विल से देयर इज अ सर्विस, आप इनसे अटैच हो जाओ, आप जैसे ही एंटर करोगे आपका सारा टेक केयर कर लेंगे, आपको कुछ नहीं करना. यू विल पे दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड he will navigate everything for you and you will smoothly go in and smoothly go out. You think this business can be 1,000 crore? It can be even more. Why? Because I just tell you. ये जो 4 घंटे जाने के 2 घंटे और आने के 6 घंटे हैं, ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो बेड उतने ही और घंटे के लिए.
और वो बिजनेस पर बेड के हिसाब से चल रहा है. जब आप सर्विसेज फास्टर कर देते हैं किसी भी हॉस्पिटल के, तो बेड जल्दी ऑक्यूपाई खाली होगा, तो हॉस्पिटल से भी आप कल को इसके लिए चार्ज कर सकते हो, बिकॉज दे वॉन्ट समबडी टू प्रोवाइड दैट सर्विस. और आपका एनपीएस ऊपर जा रहा है, काम कोई और कर रहा है. दिस हॉस्पिटल इज गुड फॉर मी, क्योंकि कल को मैं बोलूँ आपने इलेक्टिव सर्जरी करानी है, कोई बड़ी सर्जरी नहीं है, यहाँ जाओगे तो आपको पिलर टू पोस्ट जाना है नहीं, स्मूथ एंट्री स्मूथ एग्जिट. वहाँ जाओगे तो आपको ये सब जाना पड़ेगा, तो आप कहोगे यार मुझे तो इसी वाले में जाना है. सो दैट बिकम्स द यूएसपी ऑल्सो, बट दैट ऑल्सो एड्स अप टू द सर्विस. अब नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं. मैं बैठा हूँ यूएस में, मेरे फादर मदर हैं गुड़गांव में, और डॉक्टर ने बोल दिया कि ये स्लिप कर गया, इनकी ये सर्जरी होनी है, तो मैं यूएस से उठ के आऊँगा. कैन आई ट्रस्ट अ सर्विस जो घर से लेकर इलाज करके सारी चीज़ों की डिटेल मुझे दे के डिस्चार्ज करके घर तक छोड़ दे? आई डोंट हैव इट. व्हेन यू गिव इट, द एंटायर पीपल विल वांट टू टेक इट, क्योंकि कोई भी अपने शहरों में नहीं रहता आज की डेट में. उन्होंने चिंता तो है ही है. आप और मैं जैसे लोग हैं जितने भी हैं, पेरेंट्स को कुछ हो जाए तो हमारे को इमीडिएटली हो जाता है कि सब बंद करो, पहले तो ये देखो टाइप्स. आप कहीं भी हो वर्ल्ड में, बट आपके पास अगर एक ट्रस्टेबल सोर्स ऑफ सर्विस है जो कि ये पूरा देख लेगी और आपको अवेयर कर रही है, इट मीन्स यू आर ऑलवेज अवेयर कि क्या हो रहा है. यू आर मैनेजिंग एवरीथिंग, बट यू आर रिमोटली मैनेजिंग एवरीथिंग. बट ये कितना स्कैरी भी है फॉर द कॉन्शियस सर्विस. स्कैरी इन द सेंस, क्योंकि अगर कॉन्शियस वाले को आपने फ़ोन किया, आपने भरोसा करा, वो घर किसी पेशेंट को आधा घंटा लेट पहुंचा दिया. यू हैव टू ट्रस्ट दैट सर्विस. नो, ट्रस्टिंग दैट सर्विस, मान लो उसके 1000 में से 1 केस जो डिले हो गया एंड उसके से पेशेंट को कुछ हो गया. So that's what I'm saying. It can go Yeah. like it's So death then. what you're talking about is an emergency service. Such services are not meant for emergency. कोई भी concierge सर्विस इमरजेंसी के लिए नहीं बनी. So ये एक सर्विस है जहाँ इलेक्टिव है, जहाँ पे आप सर्विस को कॉल करके बोल रहे हो कि प्लीज गिव मी दैट सर्विस. इट्स नॉट एन एम्बुलेंस wherein I will rely on you the moment I have an emergency. So आप बोल रहे हो कि हॉस्पिटल सही कौन सा है, ये भी तो वो सर्विस चूज करवाएगी. तो फिर अगर गलत हॉस्पिटल में गलत ऑपरेशन, नी का ऑपरेशन करा लिया, चलो कोई इमरजेंसी नहीं, हाउ वुड यू चूज? एंड वो ऑपरेशन गलत हो गया, क्योंकि नी का ऑपरेशन हमेशा सही तो नहीं होगा. देन नहीं, हाउ डू यू चूज अ डॉक्टर? आप भी तो रेफरेंस के थ्रू, रेफरेंसेस के थ्रू, उसकी क्रेडिबिलिटी के थ्रू, उसमें कितने वो होते हैं. हु वुड टेक द डिसीजन? सपोजिंगली आई गिव यू ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3. I only take with either reference or just Same my thing. on gut feeling. Yeah. Same thing. I will give you 3 options. This doctor, these many years, these many patients, all. This is the hospital. This is the cost. I give you a second option. I give you a third option. You choose that this is the best, because आप तब भी रेफरेंस चेक करोगे, आप मेरे कहने पे नहीं जाओगे. आप फिर भी बोलोगे कि हाँ इनका नाम मैंने सुना हुआ है, ये ठीक है. सर्विस और तो ठीक है, डॉक्टर सही होना चाहिए, क्योंकि आप बोलोगे इनका नाम सुना हुआ है, डॉक्टर अच्छे हैं, अगर इनसे हो रहा है तो ठीक है, आई एम कमिंग. सो it is not about somebody taking a decision of health on your behalf. Think it from a support and concierge service only. It's only a concierge. It's a concierge, hospital yeah. concierge. It's a concierge. There are people who will pay for it. There are lot because of people. 10 to 15% extra pay करना पड़ेगा cost. Roughly मान लेते हैं कि अगर आप किसी को concierge दे रहे हो तो आप 10-15% मांगोगे extra. But people will pay for it. आप छोड़िए इसको, थोड़े दिनों में आपका Amex कार्ड बोलेगा कि I will pay for it, you take the Amex कार्ड. आज कैसे होता लाउंज सर्विस? So insurance company will say you take this insurance, I will pay for this because I want to sell a premium insurance too. मैंने प्रीमियम ही ले लिया आपसे. It will change the whole thing. आप अगर कहीं जा रहे हैं और आपका एक लाउंज है, वहाँ कॉफी मिलती है, ये मिलती है, आप बैठे हो और आपको सारा डिटेल मिल रहा है, जो कि नहीं होता आज की डेट में, राइट? तो यू वुड से कि मुझे तो यही चाहिए. Who would lose that thing? True. Maybe you know this industry better. Maybe it makes sense logically. Again, I'm just saying from perspective that I have spent a lot of time with patients. And you have spent a lot of time in hospital, so you will have much better understanding than me. तो ये इंटरेस्ट कैसे आया एकदम से आयुर्वेदा का? So I think कि लोगों को ना फाउंडेशनली चीज़ें समझ में आने लग गई कि कुछ ऐसी नेचुरल चीज़ें थी जो ऑलवेज हेल्प्ड एंड दे आर कमिंग बैक अगेन. ठीक है, हल्दी दूध हमने बनाया, गोल्डन लाते स्टारबक्स बेचता है 500 रुपए की और बिक रही है विद सो मैनी बेनिफिट्स बीइंग टोल्ड. तो लोगों को समझ में आ रहा है कि यार ये कहाँ से आया. तो बहुत सारे इंडियन हर्ब्स हैं जो बाहर यूज हो रहे हैं. जैसे हर CVS में गया, किसी फार्मेसी पे गया, कहीं गया, अश्वगंधा पड़ा हुआ है. अश्वगंधा तो बहुत चल रहा है, कर्क्यूमिन बहुत चल गया. ये दोनों, बट ब्राह्मी ना स्टोरी, ब्राह्मी इज नॉट पिकिंग अप. या बट आई एम नॉट जस्ट सेइंग अबाउट दैट. ये तो हो गया सप्लीमेंट बिजनेस. व्हाट अबाउट द सर्विस? क्या सर्विस?
सो पंचकर्मा, पर्सन वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड कि जब आयुर्वेदा है तो आयुर्वेदा obviously like we initially discussed, Ayurveda talks about certain principles of the body, right? अब बॉडी को मेरे को टॉक्सिन फ्री करना है तो पंचकर्मा इज द ओनली बेस्ट थिंग. लॉट ऑफ पीपल जो अभी तक मैंने देखा, जब भी मैं किसी हाई HNI से बात करता हूँ, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी से, दे जस्ट से हम 0 एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं और बोलते नहीं 0. दे ऑल टेक समथिंग वेरी वेरी स्पेसिफिक, आइदर कोई दवाई, कोई चूरन, कोई पूड़ी, कोई वॉट एवर इट इज, but they know that this is an authentic form of that particular medicine that helps us. Internationally people also know, वो इंडिया से मंगा के कर रहे हैं. एक महर्षि करके कंपनी है US में, $250 मिलियन का रेवेन्यू करती है सिर्फ US. क्या बना रही है? सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स. पूरा रशिया ये चाहता है कि हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन के लिए किसी आयुर्वेदिक सेंटर पे चले जाए. मोर देन आवर पीपल बिलीव इन, दे बिलीव इन. एंड क्यों ऐसा? आई थिंक कहीं ना कहीं बुक्स पढ़ी हैं, स्टडीज़ करी हैं उन्होंने, और ये कंटेंट पढ़ा है जो कि जगह पे है और यूज़ करके देखा है, तो वहाँ पे इसका स्प्रेड ज़्यादा है. हमारे को लगता है ये तो हमारी साइंस है, अभी तो यूज़ करी हुई है, दिन बचपन से देखी हुई है, क्या फ़र्क पड़ता है, नॉल द रियल फॉर्मेट. और इधर से आयुर्वेदिक वाले लोगों की भी एक प्रॉब्लम है. जब मैं कोचिंग गया लोगों के पास और बात करी, तो आई सेड कि आप ये बनाते हो, आपकी फैमिली में चलता हुआ आया है, व्हाई डोंट यू टेल इट टू पीपल. आपके यहाँ लाइन लगती है और लोग इस पर ठीक हो जाते हैं. दे सेड हमने कोशिश करी थी, जब हमने कोई एक चीज़ बनाई और यहाँ लोगों को असर हुई, तो पता चला कि दिल्ली में हमारे नाम की 10 चीज़ें ऑलरेडी बिक रही हैं सेम नाम से, जिसका हमारे से कोई रिलेशन नहीं था. जब लोगों ने वो 10 चीज़ें खाई तो उन्होंने बोला ये बकवास है. तो हमारी चीज़ पे भी लोगों ने बिलीव करना बंद कर दिया. नाउ वी हैव मेड श्योर कि जो हमारे दर्जे पे आएगा, नो सप्लाई, नो डिस्ट्रीब्यूशन, नथिंग, यू कम एंड आई विल गिव यू. अब यहाँ लिमिटेड आते हैं तो लिमिटेड को दे देते हैं. बिगर प्रॉब्लम, वेरी बिगर प्रॉब्लम. तो जो कि सॉल्व करी जा सकती है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ऑथेंटिक ब्रांड्स एंड ऑल दैट स्टफ. पर मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में वर्ल्ड वेट कर रहा है कि कोई बनाए कुछ और हम अडॉप्ट करें. आयुर्वेदा में स्पेसिफिकली? यस, आई थिंक प्रॉबेबली 1000 करोड़ इन 3 साल और इवन अर्लियर. पर बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं ऑलरेडी, बिकॉज वहाँ पे सब बैलेंस, एनर्जी, फिक्सिंग थ्रू नेचुरल रिसोर्सेज, अर्दी, साउंड हीलिंग, ये बहुत सारे अलग अलग पैकेजेस में ये बिक रहा है, सब अलग अलग नाम से. ये सब अलग अलग चीज़ों से बिक रहा है, बट अल्टीमेटली साइंटिफिकली कुछ नहीं है. हाँ, बट वेलनेस एज एन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड. इट हैज वेलनेस हैज सरपास्ड फार्मा. हाँ, ठीक है, और वो फट रहा है बहुत तेजी से और लोग जा भी रहे हैं. Yes. और वेलनेस लार्जली वो एंशिएंट मेडिसिन के प्रिंसिपल्स पे ही है. किसी ने छोटा छोटा उठा के बना दिया, तो ऑलरेडी चल रहा है फिर. बट दिस इज नॉट फॉर वेलनेस, दिस इज फॉर क्योर, दिस इज फॉर ट्रीटमेंट. यू सेड, एक ट्रेंड की बात करी कि अमेरिका एंड वेस्टर्न वर्ल्ड, जिनके पास बहुत पैसा है खर्चा करने के लिए, जब बीमारियां बहुत ज़्यादा है, उनको ऑल ऑफ अ सडन अब एंशिएंट मेडिसिन, जहाँ पे आयुर्वेदा स्पेसिफिकली के ऊपर उम्मीद बढ़ रही है, ट्रस्ट बढ़ रहा है, तो एक अपॉर्चुनिटी है कि आयुर्वेदा के डिफरेंट प्लेस करके लोग अमेरिका में खेल सकते हैं. Yes. राइट. सप्लीमेंट्स में ऑलरेडी लोग बड़ी बड़ी कंपनीज बना रहे हैं. देयर कैन बी बंच ऑफ अदर थिंग्स व्हिच कैन बी प्लेड एज वेल. Yeah. लाइक दैट्स द इनसाइट. Yeah. हाँ, क्या बन सकता है? सो बी वेरी स्पेसिफिक. क्या बोल के बन सकते हैं जहाँ बॉर्डर लाइन कोई प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा? तो आई थिंक पहला तो ये है कि इंडियन ओरिजिन से बन सकता है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन यहाँ से है. बहुत सारी चीज़ें बाहर बन रही हैं जो कि इंडिया के नाम पे बन रही है, पर इंडिया का उसका ओरिजिन नहीं है. ठीक है. तो इंडिया टू द वर्ल्ड इज द फर्स्ट ओरिजिन. एनीथिंग कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड इट इज बीइंग कॉल्ड योगा, आयुर्वेदा और व्हाटएवर, इट हैज़ अ लॉट ऑफ ऑथेंटिसिटी टुडे. ठीक है. तो हमारे पास जो है वो हम यूज़ करें, नंबर 1. नंबर 2, जो सारे एंशिएंट पेपर्स हैं वो इंडिया में पढ़े, तो जो साइंस है वो इंडिया के पास है. तो वो ऑथेंटिक साइंस हम कैसे वहाँ तक पहुँचाएं कि इस चीज़ में ये करना होता है, इस चीज़ में ये करना होता है, इस चीज़ में ये करना होता है. तो अल्टीमेटली क्या है कि देयर आर वेरी लिमिटेशन थिंग जो कि इंडिया से ओरिजिन होके जा सकती हो और एक ब्रांड एस्टेब्लिश कर ले अपना. और आज ब्रांड बनाना, उस टाइम में बनाना बहुत मुश्किल था, बिकॉज आज थ्रू दैट पर्टिकुलर कॉन्टेंट हैज़ बिकम वेरी ईजी. तो अगर आप एक एस्टेब्लिश ट्रस्ट बना दे तो किसी एक सिटी और कंट्री में ही जाकर फॉर आयुर्वेदा, विच डज नॉट जस्ट लुक्स एट सप्लीमेंट बट इट्स लुक्ड एट ओवरऑल how can Ayurveda improve your current condition or your current life? Either it is for performance
or either it is for alternative to what you are already doing. It will never counter into whatever you are already taking. It will just supplement it. तो इसमें आप बोल रहे हो ये प्रोटोकॉल बेचना है कि सप्लीमेंट बेचेंगे क्या एंड में? सो प्रोटोकॉल जो है उसके अंदर सप्लीमेंट एक पार्ट है. बिना सप्लीमेंट आप चाहे किसी का लेके को ब्रांड करके बेचें या आप अपना बना के बेचें, तो सप्लीमेंट तो बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना, हब्स के बिना आप कैसे करोगे? आपको हब तो देना ही है. बट ये प्रोटोकॉल कि मुझे कब क्या करना है इज वेरी इंपॉर्टेंट. Right. और ये पर्सनलाइज कर देंगे तो फिर छोटी कंपनी नहीं बनेगी. पर्सनलाइज द फैक्ट दैट लोगों को हर चीज कमोडिटाइज करनी होती थी, क्योंकि स्केल कर सकते हो आप, राइट? तो ये तो पूरा स्केलेबल है. अगर आपकी आज की डेट में मैं अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जिसमें पहली बात तो आई कैन टेक एन आयुर्वेदिक कंसल्टेशन विच प्रोबेबली हैज बीन मिसिंग कम्प्लीटली. ओके, कि मेरे को कंसल्टेशन ही नहीं मिलती आयुर्वेदिक. सो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जो पहले आयुर्वेदिक कंसल्टेशन देता है. आज की डेट में डिवाइसेज हैं, आप पूरी रीडिंग कर सकते हो. तो आपको वो नाड़ी रीडिंग का कॉम्बिनेशन आपको वैसे मिल गया. सारे क्वेश्चंस आपने पूछ लिए. नाड़ी रीडिंग की डिवाइसेस होती हैं? हाँ, नाउ दे आर डिवाइसेस फॉर नाड़ी रीडिंग. इट्स जस्ट बेसिकली टेकिंग द थिंग ऑन दिस पर्टिकुलर वाइटल्स. मतलब यही जो कर रहे हैं सिमिलरली बट अगेन दे अंडरस्टैंड फ्लेवर एंड टेस्ट ऑफ आयुर्वेदा. सो आपने वहाँ से डायग्नोसिस पकड़ा, आपने क्वेश्चंस पूछे, आपने क्वेश्चन करने के बाद उसकी प्रकृति निकाली, फिर कहाँ पे क्या इशू वो निकाला. आपने पहले तो कंसल्टेशन किया कि how we structure your body and how we understand your body and what do you need. Now when you need, there are two things. आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या डाइट प्लान लेना है आयुर्वेदा के हिसाब से, क्या छोड़ना है, क्या फास्टिंग करनी है, क्या सप्लीमेंट लेना है, और जो आपको सर्विसेज लेनी है जैसे कि पंचकर्मा. नाउ देयर इज पंचकर्मा अवेलेबल एट होम. उसमें कोई साइंस तो है नहीं. उसमें एक प्रोसेस है जिसमें आपको पहले 3 दिन अपना क्लीनिंग करना होता है, उसके बाद सॉफ्ट डाइट पे जाना होता है, उसके बाद नॉर्मल डाइट पे जाना होता है, सो दैट द टॉक्सिन वेव्स ऑफ, राइट? ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल. दे कम एंड स्पेंड लॉट ऑफ मनी हियर टू डू दिस. Can you provide it there? Can you provide it there at their doorstep, or at least serve that as a consultation knowledge, and then serve as, ताकि वो ऐसे ही ओवर द काउंटर कुछ ना उठाते रहे, उनको लगे कि हमने प्रॉपर कंसल्टेशन लेके अब जो हम कर रहे हैं इट इज एक्चुअली मेंट फॉर मी. It's a fully scalable thing. And now you have to also understand कि वो वहाँ पे consultation के कितने पैसे दे रहा है. Right? That money is very different from what we get in India. बहुत insane difference. Insane. 10-20 हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि डिस्कशन अबाउट कि वो 1000 करोड़ का बिजनेस होगा कि नहीं होगा, वो 1000 का तो है ही है. वो कितने 1000 का हो सकता है इज अ पॉइंट. उसके लिए वो ब्रांड बनना जरूरी है, उसके लिए लोगों का ट्रस्ट आना उसमें बहुत जरूरी है. और सेकेंडली वो इंडियन ओरिजिनेशन का होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से रही है. ब्रांड स्टोरी स्ट्रांग होनी चाहिए और उसका ऑथेंटिकेशन यहाँ से जुड़ा होना चाहिए. विच मीन्स यू नीड टू हैव पीपल on your board which are good people who understands this very very well. क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप इन प्रोडक्ट से, इन सर्विस से? बिकॉज कोई एक बड़ी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी पड़ेगी इन ऑर्डर फॉर मास एक्सेप्टेंस, और जिस पे आप पैसे बनाओगे, राइट? एंड प्रॉब्लम कैन बी कि स्टार्टिंग की लेयर बोल रहा हूँ, बाद में तो यू कैन मेक इट लाइक मल्टी प्रॉब्लम मल्टी सोल्यूशन काइंड ऑफ होल स्टैक, राइट? होल कंपनी. स्टार्टिंग में कि अच्छा आप आयुर्वेदा के थ्रू मेमोरी सॉल्व करते हो, या आयुर्वेदा के थ्रू सेक्सुअल हेल्थ सॉल्व करते हो, या आयुर्वेदा के थ्रू आप बाल वापस उगा देते हो. समथिंग, यस, सम लार्ज पेन पॉइंट जो अभी है अमेरिकन का या यूरोपियंस का हुआ. सो आई थिंक वैसे अगर देखें आयुर्वेदा की जो एफिकेसी है, इफेक्टिवनेस है, वो मेटाबॉलिक हेल्थ, यूरिनरी हेल्थ, लिवर हेल्थ, in some areas that it works greatly. It has been proven, right? Some areas it is still working on, या हमारे पास पेपर्स कम है या डेटा कम है टू प्रूव दैट. तो अगर हम किसी मेटाबॉलिक से तो सारा कुछ ही आज एसोसिएटेड है, तो अगर हम किसी एक को पकड़ लें, अगर बाहर चले जाएं तो वहाँ पे भी डायबिटीज एंड ओबेसिटी एज अ टू सबसे बड़ा. डायबिटीज एंड ओबेसिटी को आप ये बोल के बेच नहीं सकते हो, इज व्हाट आई एम सेइंग. नो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू व्हाट यू आर ऑलरेडी डूइंग. हाँ, बट ये बोल नहीं सकते ना, प्रॉब्लम फंसोगे. नहीं, आप क्योर नहीं कर रहे हो, आप ऑल्टरनेटिव टू व्हाट यू आर डूइंग. हाँ, तो क्या बोल के बेचोगे? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. तो आप क्या कह रहे हो, आप ये नहीं बोल रहे कि मैं डायबिटीज का क्योर कर रहा हूँ. हाँ. आप डायबिटीज की मेडिसिन खा रहे हो, राइट? द प्रोसीजर दैट आई एम टेलिंग यू दैट आयुर्वेदा हेल्प्स यू टू मैनेज एंड इम्प्रूव योर डायबिटीज अलॉन्ग विद योर मेडिसिन, राइट? बाय डूइंग दिस थिंग्स ऑफ द, बिकॉज इट नाउ वर्क्स ऑन अ रूट कॉज.
सी देयर आर 2 कंपनीज इन द कंज्यूमर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है मुझे. एक हेयर के ऊपर आई थिंक न्यूट्राफॉल इज हिज नेम, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट नेम. तो वो हेयर फॉल पे और फिर अभी रिसेंटली एक वेट लॉस पे बनी. दीज 2 पीपल किल्ड इट कि स्पेसिफिकली हम बहुत ही एक इनसिक्योरिटी पकड़ेंगे कि आपको ओबेसिटी, आप मोटे हो तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. लो GLP-1 बढ़िया खाओ. और वो बेचते थे कैसे कि ऐड चलाते थे, गेट मतलब गेट अवे, लूज योर वेट एसेट्रा एसेट्रा. उसके ऊपर वो फ़ोन करते थे, डॉक्टर्स आ जाते थे कंसल्टिंग में, डॉक्टर बोलते थे, डॉक्टर जो भी वो प्रोटोकॉल दे दिया एक, डालो आप GLP और खाते रहो, राइट. 3 महीने 6 महीने 10 महीने तक $1 बिलियन कंपनी. सेम हेयर फॉल पे डॉक्टर फ़ोन करेंगे, डॉक्टर बात करेंगे, दे दिया फिर मिनॉक्सिडिल फिनास्ट्राइड. वेरी सिंपल 2 चीज़ें बना के उन्होंने बेची. जैसे ये 2 बड़ी प्रॉब्लम. व्हाट डू यू थिंक ऐसी एक बड़ी प्रॉब्लम है जो US में भी कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, एंड समबडी कैन डू इट विद लेयर ऑफ आयुर्वेदा. या विद लेयर ऑफ आयुर्वेदा यू कैन सॉल्व. वी लेट अस अज्यूम वी पिक PCOS इन विमेन हेल्थ है, बहुत स्पेसिफिक है, इशू है और कॉन्टिन्यूस लंबा इशू है. आयुर्वेदा हैज सॉल्यूशंस टू दैट. तो आपने एक PCOS पकड़ी, उसके ऊपर आपने एक क्वेश्चनर बनाया, कंसल्ट किया डॉक्टर से, फिर एक प्रोटोकॉल डिलीवर किया कि दिस इज द प्रोटोकॉल दैट यू नीड टू डू, जिसमें मेडिसिन है, एक्सरसाइज है, आयुर्वेदा का योगा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, एंड देन यू आर ऑल्सो टाइम टू टाइम checking on the person. It's not like a physical check, but you are tracking the person on what is being done. So they are informing. So week on week you are seeing the performance, and week on week you are telling the awareness and supplementation that you're doing. Now this does not hinders anything that the person is doing currently in the mainstream. ठीक है. हाँ, but he will still try because उसको कर करके वो थक चुका है. थक चुकी है. हाँ. Right, थक चुकी है. Right. So जो वो कॉन्टिन्यूसली इतना करता हुआ आ रहा है, उसको पता है कि अगर आज मेरे पास ये ऑल्टरनेटिव है तो लेट मी जस्ट ट्राई दिस ऑल्टरनेटिव बिकॉज इट्स बीन प्रूवन ऑल्टरनेटिव, राइट. मैं अगर 100% क्योर नहीं भी कर पाया तो मैं बेटर अगर हो रहा हूँ तो भी बढ़िया है. तो आप अगर विमेन हेल्थ के अंदर सिर्फ एक ही चीज को पकड़ लेते हैं, और इसका बाद में ब्रांचिंग भी होगी बिकॉज सेम विमेन वांट्स टू लूज वेट, ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स अ हार्मोनल इशू, ऑल हार्मोन्स आर बीन इफेक्टेड. तो आप एक चीज ठीक नहीं करोगे, मल्टीपल चीजें ठीक कर दोगे उसके लिए. But PCOS is a pain point, a big pain point, and nobody's been able to solve. Yeah, and it's a pain point for more younger people. See, it's a pain point that we know. I'm asking, is it a pain point that people are willing to pay a lot of money? Yes. Like weight loss is a pain point where people are willing to pay a lot of money. जैसे हमने बोला ना, अभी सारा कुछ जब कंसर्न हो गया तो लोग गट पे चले गए, राइट. अब क्या है कि PCOS को भी POMS बोल रहे हैं क्योंकि इसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही बोल रहे हैं. तो अब जब विमेन के साथ सब कुछ हो रहा है, जब उसकी लेथार्जी, बैक एक्ने, हेयर फॉल, अदर इश्यूज, शी हैज अंडरस्टूड कि ये मेरे हार्मोन्स का लेना देना है. इट इज़ नॉट अबाउट मी बीइंग लेजी और मी बीइंग नॉट इंटरेस्टिंग. तो जब हार्मोन्स के बारे में पता लगता है तो उसको ये भी है कि इसको अब सॉल्व भी तो करना है. दैट इज़ वेयर, तो दैट अवेयरनेस हैज़ कम इन. बट अगर कोई उस सोल्यूशन को लेके पहुंच जाए कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, एंड ये छोटी छोटी चीज़ें सबको हैं, राइट. तो आपको अवेयरनेस में ऐड सीधा यही बोलता है कि आप जाइए और अवेयरनेस ऐड में बताइए कि आपको ये हो रहा है, कि आपको ये हो रहा है, कि आपको ये हो रहा है. अगर है तो ये छोटा सा क्विज दो. आपने 5 आंसर दिए, 10 आंसर दिए. जब 10 आंसर दिए तो आपने बताया कि इट्स अ क्लियर केस ऑफ अन हार्मोनल PCOS. आर यू डिटेक्टेड विद और नॉट डिटेक्टेड? नहीं भी हो तो आप ढूंढ लोगे, अगर हो तो प्रोटोकॉल है. प्रोटोकॉल पे ऑन बोर्ड हो, आप 3 महीने 4 महीने 6 महीने ट्राई करें, उसके बाद आप मेंटेनेंस पे चले जाओ कि वी विल बी एबल टू हैंडल इट आउट. नाइस. पूरा धंधा बता दिया. अब कोई बनाएगा, बनाना चाहिए. ये बनाने के लिए विल पीपल रिक्वायर फंड्स की बिना उसके भी हो सकता है? आई थिंक इनिशियली आपको फंड्स रिक्वायर्ड हैं क्योंकि आपको एक मेडिकल टीम चाहिए, डॉक्टर चाहिए, आप काफ़ी कुछ चैटबॉट से समझोगे. तो टेक तो आजकल महंगा नहीं है, बट आपको बैक एंड में ये सब चीज़ें चाहिए. बट पैसा अवेलेबल है, बहुत पैसा अवेलेबल है. कितना पैसा रेज करना पड़ेगा ये ऐसे कुछ बनाना हो किसी को? तो इनिशियली आई थिंक एज लो एज बोलूँ तो 3-4 करोड़ टू स्टार्ट विद, और जब तक आप पूरी तरह प्रॉफिटेबल हो जाते हो, क्योंकि दिस इज. एंड कैसे लेंगे तो 3-4 करोड़ रुपए? तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बतानी है. 2 तरीके हैं. एक तो आप ऐसे बंदे से बात करो जिनको हेल्थ केयर समझ में आती है, लाइक अ VC इन हेल्थ केयर और इंक्यूबेटर इन हेल्थ केयर. अगर आप एंजल्स और बाकी लोगों से ले रहे हो तो आपको हेल्थ केयर समझाना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, द साइज, द प्रॉब्लम एंड स्टफ. नो, लेट्स मेक इट इजी फॉर पीपल. अच्छा ठीक है. एंटरप्रेन्योर है, उसको चमक गया, उसने मेहनत करी, अब उसको 3 करोड़ रुपए रेज करने. हु गिव मी 3 people in India
जो 3 करोड़ दे सकते हैं फॉर समथिंग लाइक दिस टुडे, वो देंगे नहीं देंगे, दैट्स अ सेपरेट थिंग, ठीक है। आई एम सेइंग, बट वो विलिंग है कि यार मैं 3 करोड़ लगाऊंगा अगर कोई बंदा सही आया, सही बिजनेस प्लान लेके, और उसमें को लगा कि ये कर सकता है। ठीक है, तो पहले तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि आप बिजनेस अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आप ये उम्मीद मत करो कि एक आदमी पूरा 3 करोड़ दे देगा। ओके, ठीक है, आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। हर एक स्टार्टिंग सीड फंड की एक लिमिट है। जैसे एंजल्स हैं वो 25 से 30 लाख का चेक लिख देते हैं, राइट। एक दूसरा फंड है जो कि सीड लेवल है या फैमिली ऑफिस है, तो वो 1 करोड़ का फंड लिख देता है। तो आप मान के चलो कि आपको 3 से 5 लोग चाहिए इस पैसे को स्टार्टिंग में जोड़ने के लिए। ठीक है, उसकी वाइडली अवेलेबिलिटी है क्योंकि सबका रिस्क कम हो जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि पहला चेक कौन लिखेगा, वही सबसे मेन है। राइट। तो पहला चेक 2 तरीके के लोग लिखते हैं हेल्थ केयर में स्पेसिफिकली। इसकी एक टेक्निक बता रहा हूँ। अगर आपने कोई ऐसा पकड़ लिया जिसको ये ही इज अ कैंडिडेट फॉर दिस, राइट, जैसे कि फीमेल फैमिली ऑफिस पर्सन हु हैज गॉन थ्रू दिस, राइट, विल राइट अ चेक लाइक एनीथिंग। बिकॉज आपको ना एक इंडस्ट्री किसी को हेल्थ केयर में समझानी है जिसको समझ नहीं आती, तो उसके 10 सवाल 10 क्वेश्चन बाकी चीज़ें जो उसके थ्रू हेल्थ केयर से गुजरा होता है, उसके लिए मोस्ट ईजिएस्ट होता है उसको समझना कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे को कोई सोल्यूशन नहीं मिला, इसका मतलब ये सोल्यूशन नहीं है पर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। नाइस। और आप अगर इसका सोल्यूशन दे रहे हो तो मैं इस पर चेक लिख सकती हूँ, तो इट्स ईजी टू फाइंड। दूसरा, वो लोग जो हेल्थ केयर को समझते हों इन द स्टार्टिंग स्टेज, बाद में आपका बिजनेस समझ आ जाएगा क्योंकि काफ़ी लोग पैसा लगाते हैं कि आपने रेवेन्यू कितना बनाया, ग्रोथ कितनी करी, क्या क्या चीज़ें करी, पर मॉडल समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि तो हेल्थ केयर जो समझता है वो उसको पता है एज एन हेल्थ केयर इंक्यूबेशन फंड्स है बहुत सारे, राइट, हेल्थ क्वाड है या हेल्थ स्टार्ट है या देयर आर मेनी फैमिली ऑफिस जिनके स्पेसिफिक हेल्थ केयर फंड्स हैं। तो अगर आप हेल्थ केयर समझते हो और हेल्थ केयर वाले के पास जाते हो तो उनको ऑलरेडी पता है कि कहाँ पे गैप है, ठीक है, ऑन टू दिस। अगर मेटाबॉलिक हेल्थ है तो हार्मोनल पे कितने हैं, क्या है, तो उनको आप टाइम समझाने में टाइम नहीं लगाओगे, उनको आप समझाने में ये टाइम लगाओगे कि मैं क्यों और कैसे ठीक है, इसको सॉल्व कर सकता हूँ, राइट। ठीक है, तो आपका क्या मोटिवेशन है उसको सॉल्व करने के लिए और आप कैसे करोगे इज मोर इम्पॉर्टेंट देन कि क्या ये मार्केट भी है कि नहीं है। दे नो दिस इज अ मार्केट। तो आपके लिए एक स्टेप बहुत बड़ा जो जिसमें सबसे ज़्यादा कैंसिलेशन आती है वो हट गया। अब आपको सिर्फ अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे बताना है कि आप कैसे सॉल्व करोगे और क्या, तो दैट बिकम्स द मोस्ट ईजिएस्ट थिंग। द थर्ड लेवल दैट यू गेट इनटू इज द सॉर्ट ऑफ एंजल्स, राइट, पीपल हु हैव बीन इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर लाइक वी स्पोक। हम दोनों का इंटरेस्ट है, हमें कोई आके बताता है कि ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व करी है इन हेल्थ केयर एंड इट इज़ अ बिगर प्रॉब्लम टू सॉल्व, एंड दिस इज़ द रेप्लिका ऑफ दिस समवेयर इन US विच इज़ रनिंग इट, बट वो थोड़ा वाइडर है, इतने पे पैसे उठाता है, या ये आयुर्वेदिक पे है पर वो एलोपैथिक पे इतनी बड़ी मार्केट साइज है। यू वोंट इमेजिन एक टेस्ट US में $2 बिलियन का रेवेन्यू करता है। पूरी कंपनी, सारी कंपनियां मिला के इंडिया में टॉप की 4-5 $2 बिलियन रेवेन्यू नहीं करती, राइट। प्राइस का भी डिफरेंस है बट एक्सेप्टेंस का भी डिफरेंस है, इंश्योरेंस का भी डिफरेंस है। तो जब आप बना रहे होते हो तो आप वाइडली मार्केट में भी आपको समझ में आता है, और प्रोडक्ट ही ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जो कि स्केलेबल हो। जब आप बहुत ज़्यादा सर्विस डिलीवरी में चले जाते हो तो आपको पता है कि एक शहर में जाएगा, 2 में जाएगा। थर्ड, एनीथिंग ऑनलाइन टुडे इज नॉट कैपिटल इंटेंसिव। तो बंदे को पता है कि आप जो पैसा मांग रहे हो थोड़ी देर में वापस नहीं आओगे कि सर अभी 1 क्लिनिक बनाया 2 करोड़ लग गए, फिर 5 क्लिनिक बनाऊंगा 10 करोड़ लगेंगे, फिर और लग जाएंगे। तो ये दिस इज़ वेरी क्लियर इन हिज हेड कि अगर आपने इतने में शो कर दिया तो chances of multiplying is very high. So as an healthcare person who has interest in healthcare understands कि क्या क्या प्रॉब्लम चल रही हैं और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। दैट इज़ योर थर्ड बेट टू प्ले ऑन बिफोर गोइंग टू। और आपने ये 5 उठाए, इसमें से कोई एक अगर आपको पहला चेक लगाएगा तो आप मान के चलिए लास्ट अगले 4 जो हैं वो ईजी हो जाएंगे आपके लिए। नाइस। आप डालते हो पैसे भी? मैं डालता हूँ। डाल रहे हो अभी? बिल्कुल। कितना चेक साइज डालते हो? एनीवेयर बिटवीन 50 lakhs to 1 crore. ओके, सो इंडिपेंडेंट एंजल चेक्स ही डालते हो? Yes. नॉट लाइक अ फंड? Not like a fund. Not like a fund. It's like largely understanding those. और मेरे चेक्स एक्चुअली में काफ़ी सारे टाइम फर्स्ट चेक्स होते हैं, ओके, राइट। इनफैक्ट तो बहुत जिनको सारे, कोई नहीं दे रहा उनको 1 करोड़ आप डालते हो? हाँ, मतलब आई माइट स्टार्टेड विद सेम कि भाई मेरे 25 लाख हैं, यू गो एंड रेज द रेस्ट ऑफ द फंड। बट आई हैव हेल्प लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, क्योंकि मैंने भी ये जब अपने टाइम पे फेस किया था तो मैं उनको बोलता हूँ मेरा नाम लो, मैं हेल्थ केयर से हूँ, मुझे तेरा बिजनेस समझ में आ रहा है, टेल एवरीबडी दैट आई हैव कमिटेड 25 lakhs, आई एम सेंडिंग यू एन ईमेल। अब तेरे को बाकी 2 करोड़ कैसे इकट्ठे करने हैं दैट यू नो, तू जान। बट इस और वो हो बहुत हेल्प हो जाती है, ऑब्वियसली हो जाती है। वो वही सपोर्ट उसको चाहिए होती है। तो एंड हंगर है, करना है,
एंड बिकम्स हाँ, वो तो पॉसिबल। कोई भी अगर टॉप लीडर है इन अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री, वो पैसे डाल रहा होता है, बाकी लोग अपने आप दे देते हैं। एब्सोल्युटली। और उसको ये भी पता है कि हम कहीं वो गलत जा रहा होगा तो मैं बता भी दूंगा कि ये होना चाहिए, सपोर्ट, कनेक्शंस, नेटवर्क, वो उस 25 लाख के चेक से ज़्यादा बड़ा होता है। एब्सोल्युटली, इन हेल्थ केयर तो बहुत ही ज़्यादा होगा। एब्सोल्युटली। और हर एक हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर ये सोच रहा होता है कि यार मैंने किसी से ये बात सुनी है, काश मैं ये कर लेता, पर मैं तो एक ही चीज़ बना सकता हूँ। तो जब भी कोई ऐसा बंदा आता है जो वो कुछ कर रहा होता है, तो आप सोचते हो कि मैं तो नहीं बना पा रहा या मैं एक से ज़्यादा नहीं बना पाऊंगा, तो लेट मी हेल्प हिम, एटलीस्ट माई मनी वुड बी देयर इन दैट कंपनी। ट्रू। आप दिल्ली में पैदा हुए? ओके। कैसी फैमिली थी? पापा मम्मी क्या करते थे? या सो दिल्ली में पैदा हुआ, फैमिली दिल्ली में थी, पापा बिजनेस करते थे। ही वाज इनटू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फैब्रिक्स, गारमेंट्स। आई जस्ट थॉट कि पापा का बिजनेस है, ज्वाइन कर लूंगा जैसे ही स्कूल से बाहर निकलूंगा। So by the time I was studying, that business started to go down. So गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हुई, ड्रॉबैक्स मिलते थे एक्सपोर्ट पे, वो कम हुए, काफ़ी सारे पेमेंट्स जो हैं वो इंटरनेशनली जो बाइंग हाउसेस थी उन्होंने रोक लिए एंड ऑल दैट। सो वी गॉट इनटू अ मेजर दिस थिंग। उस टाइम पे हुआ होगा 1.5-2 करोड़ का लॉस इमीडिएटली। कौन सी ईयर की बात है? दिस इज 99 and 2000, between Okay. 99, right? So I was 17-18 at that point of time. तो जैसे ही वो होना शुरू हुआ, मुझे रियलाइज तो हुआ कि प्रॉब्लम है, बट ऑब्वियसली यू आर टू स्मॉल टू गेट इन एंड टॉक, तो ही वाज जस्ट सॉर्टिंग इट आउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और वहां से रियलाइजेशन हुआ 2003 आई मूव टू गुड़गांव बिकॉज वी सोल्ड दैट पर्टिकुलर हाउस। तो लगा कि चलो अब कहीं रेंट पे लेके आते हैं तो गुड़गांव होंगे। द अनदर रीजन वाज माई एल्डर ब्रदर ऑल्सो वांटेड टू, कि उसको भी यही सेम बिजनेस ज्वाइन करना था। अब बिजनेस में तो कुछ था ही नहीं, तो ही टुक अ जॉब। तो ही सस्टेन्ड द फैमिली फॉर सम टाइम बाय टेकिंग अ जॉब इन गुड़गांव। सो वी ऑल मूव टू गुड़गांव। ठीक है। बैकिंग इट, मुझे लगा कि मैं जॉब तो क्या करूंगा, क्या है, मैंने ट्राई भी करी, तो मुझे एक आध टेक्निकल की जॉब मिल भी गई इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि कंप्यूटर्स पे अच्छा था, जाके इंटरव्यू दिया तो वो होते थे यूएस के टेक्निकल सर्विसेज के कॉल सेंटर्स, तो उसमें मुझे एक ऑफर मिली भी गई। बट आई थॉट कि नहीं, मैं ये नहीं करता, मैं कंप्यूटर असेंबलिंग करता हूँ। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। सुबह 4 बजे जाके पैम्पलेट्स बांटना, लोगों के कॉल आना और उनके घर जाके कंप्यूटर ठीक करना, 500 रुपीज पर विजिट। और 90% ऑफ माई टाइम आई वॉज इन द कैंटीन्स ऑफ दीज हॉस्पिटल्स। ओके। मेरा इंटरेक्शन सबसे ज्यादा होता था पेशेंट के अटेंडेंट, कोई बाहर से आया तो क्या सोचता है, वो फैमिली क्या सोचती है एंड ऑल। यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा जो मैं आज करता हूँ वो सारा ग्रास्प मेरा वहाँ से आया, बिकॉज उनके साथ बैठ के समझ में आया कि किस चीज़ की प्रॉब्लम है। तो मैंने उन सब सालों में, 8 सालों में एक चीज़ का पिक किया कि मैं जितना भी कर रहा हूँ हेल्थ केयर में, या लोग क्योर हो रहे हैं या ये अच्छा काम है, ये है, पर सुनने को एक ही चीज़ मिलता है, हे भगवान हॉस्पिटल की शक्ल मत दिखाना। तो कितना भी अच्छा कर लो, मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि 4 रेफरेंस दे दे यार, तू वापस कब आएगा, अगले साल फिर मिलते हैं। यू कांट से हिम एनीथिंग। तो मुझे अंदर से लगने लगा कि कुछ तो बना लिया है, बट अल्टीमेटली ये तो नेगेटिव कोहॉर्ट का बिजनेस है, इसमें आप तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते किसी को, और वो वैसे भी खुश नहीं है। सो जैसे ये हुआ तो आई रोट द फर्स्ट थिंग इन माई हेड स्टेटिंग हाउ डू आई सेव पीपल फ्रॉम लैंडिंग इन टू हॉस्पिटल, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ वट आई वॉज डूइंग। क्यों? क्योंकि द लर्निंग वॉज दैट कि कोई हॉस्पिटल आना नहीं चाहता। तो आई यूज टू ऑलवेज आस्क पीपल कि अच्छा ठीक है, अगर ये हॉस्पिटल आना नहीं चाहते तो कैसे रोक सकते हैं इनको। एंड दैट इज वेयर माई नेक्स्ट बिजनेस आइडिया गॉट स्टार्टेड, जो कि प्रिवेंटिव हेल्थ बन गया। ठीक है। कि अगर किसी को हॉस्पिटल लैंड ही नहीं होना या बचना है, तो उसका तरीका यही है कि वो पहले से जान ले कि क्या खराब हो रहा है, सो दैट एक दिन शॉक में लैंड होने की वजह उसको पता हो कि मैं ट्रेजेक्ट्री है, और उस ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से मैं एक दिन इस बीमारी से जूझ सकता हूँ या प्रॉब्लम आ सकती है, तो बेटर मैं उसको पहले रोक लूँ। बट आइडिया नहीं था कि क्या करेंगे। बट दिस आइडिया स्टार्टेड कि हम डिस्कशन करिए, ये करा, तो निकल के आया यार कि अगर किसी को अर्ली एज में पकड़ना है तो फार्मा से पकड़ लो या डायग्नोस्टिक में पकड़ लो, कि यही एक लोग हैं जो पहली बार इंटरेक्शन करते हैं। आके लोग, जिसको बुखार होगा वो जाके दवाई लेगा या कोई टेस्ट कराएगा, उसके बाद बीमार होना चालू होगा। तो उसकी फर्स्ट एंट्री इनटू हेल्थ केयर तो यही है। फार्मा मुझे समझ नहीं आया, बहुत लो मार्जिन ये वो, और कुछ डेटा नहीं मिलता, सिर्फ एक फ़ोन नंबर भी नहीं मिलता, कई बार ये ऐसी दवाई दे देते हैं। डायग्नोस्टिक में मुझे समझ में आया कि डेटा आ रहा है, घर का एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये वो सब आ रहा है, और मार्जिन भी सही है। तो आई चोज डायग्नोस्टिक्स, बट कॉन्टिन्यूस रिजेक्शन, 12-13 रिजेक्शन आई। इससे बात करी उसने मना, उससे बात करी उसने मना। वो एक स्टेज ऐसा आ गया कि यार अब ये 2 महीने रुकते हैं, और अगर आ गया तो चलते हैं, नहीं तो फिर कुछ और सोचते हैं, क्योंकि हो सकता है कि मॉडल में वो बात नहीं है। बट कन्विक्शन थी। फाइनली February of 2015, राइट, मुझे पता चला युवराज सिंह इज स्टार्टिंग हिज फंड। तो उसका एकदम से आया कि यूवी कैन वेंचर्स इज स्टार्टिंग द फंड एंड ऑल दैट। तो मैंने लिंक्डइन पे उसको मैसेज, द पर्सन हु वाज हैंडलिंग द फंड, उसका डिटेल आई, मैंने डाला कि मुझे ऐसे ऐसे करता हूँ ये वो।
3 दिन बाद उनका कॉल आया कि क्या है, आप डेक भेज दो एंड ऑल. मैंने डेक बताया. फॉर 11 years it's a history, because from 1 city to 250 cities, from 10 people to about 4,500 people, from 0 revenue to 450 crore revenue, almost about 125 million raised. Valuations, I took the company from 0 to 3,000 crores. And then now obviously the company is still moving on. I took a sort of a part of an exit this year, early January, but the company is on its path to an IPO, which will happen probably in a couple of years. That happened. एंड ये क्या है? ये मेरी रिपोर्ट्स हैं. ये in these years this is what you have gotten. I have a 10 years of journey, and currently जो मैं अब करना चाह रहा हूँ वो एक्चुअली इंस्पायर्ड है मेरी अपनी जर्नी से ही. तो जब लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं एग्जिट लेना चाह रहा हूँ और मूव कर रहा हूँ, तो मैंने हेल्थ पे ध्यान देना चालू किया. ट्रेंड 2 ही थे, या तो डिजीज़ बढ़ती है और आपका मेडिसिन डोजेज सेम रहता है, विच मीन्स हर 4 साल में आपका फिगर बढ़ रहा है. आप 7.1 पे हो, आप 7.6 पे हो, आप 8 पे हो, बट आपका डोजेज सेम है. आप कह रहे हो मैं खुश हूँ, 20 mg की गोली खा रहा हूँ, 10 साल हो गए. और या उसके अपोजिट होता है कि आपका डोजेज इंक्रीज हो रहा है बट डिजीज मेंटेन्ड है. तो आप क्या है कि आपने 100 mg से 200 पे चले गए, 200 से 400 पे चले गए, बट आप कह रहे हो कि ठीक है यार 7.1 से 7.3 हो रहा है तो मैं मैनेज हूँ. आई वॉज मैनेज्ड पेशेंट बिकॉज आई वॉज गोइंग टू रेगुलर डॉक्टर एंड ऑल, बाई माई डोजेज वॉज इंक्रीजिंग एवरी 4 years, which was a concern. And that intrigued me to create something that I'm now creating, which is Unblock. Okay. सारे जो मेडिसिन है, ये कॉमनली हम सबको पता है कि मेडिसिन इज ऑल अबाउट, मॉडर्न मेडिसिन इज ऑल अबाउट सप्रेशन. इट नेवर गिव्स यू अ थिंग व्हिच क्योर्स. तो कितने लोग आज तक ठीक हुए होंगे मेडिसिन से? तो जितना मैंने डेटा फाइंड किया तो उससे मुझे रियलाइज हुआ कि द एवरेज ऑफ पीपल हु एक्चुअली इज एबल टू रिवर्स देयर कंडीशन और रेमिशन देयर कंडीशन इज हार्डली 1.5%, 2%. And those are those people who actually give away their entire thing to their own health. वो फिटनेस फ्रीक या कुछ, मतलब जिंदगी में सब छोड़ देंगे, उबला हुआ खाने पे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, वो आ जाएंगे, काम धंधा सब छोड़ देंगे, और वो कहेंगे नहीं यार अब तो ऐसा कुछ हो गया है जिंदगी में कि अगर अब जिंदा रहना तो ये करना पड़ेगा. वो अपने आप को बदल लेते हैं और वो रिवर्स हो जाते हैं, बाकी कोई नहीं हो पाता. जब उन्होंने सेम फ्रेमवर्क को कॉपी किया तो आज की डेट में इन्फेक्शियस डिसीजेज या बैक्टीरियम के लिए तो वो ठीक था, बट जब क्रॉनिक डिसीजेस की बात आती है, चाहे डायबिटीज और वो, तो क्या ढूंढोगे और क्या किल करोगे? दैट वेपन थ्योरी डिड नॉट वर्क देयर. Okay. I started understanding this, but my eyes opened in 2018 when a Goldman Sachs wrote a report which is called the Genetic Revolution. Okay. Right? So this क्या particular लिखा report, Goldman Sachs? yeah, so 2018 Goldman Sachs read that particular report, and the guy in the report wrote for a particular client because he was researching on a client called Gilead Pharma. Right? Okay. Their revenue was touching $19.1 billion and came to $4 billion in 4 years. Okay. This was 2015 to 2017. 2018 this report came. 19 से 4. Yeah. क्यों? So when they found it out, they realized that the Gilead Pharma ने जो मेडिसिन बनाई वो इतनी इफेक्टिव थी कि लोगों को उसकी जरूरत नहीं पड़ी. And then in the report he wrote something, is cure a sustainable business? Question mark. And that report came in, it still exists, right? And it became a question, but obviously over the time by design and all is distinguished, but it is a reality. Right? Which I am trying to tell you from there. It basically establishes here because somebody for the first time wrote something about it. Right? And the answer is also yes, because the system aligns like that. अगर हम पुरानी history देखें, ये देखें, that is the time I started realizing that there's something that needs to be done here. Okay. Right? And I am also a patient of that. And let me be the guy who wants to do this. So the question that nobody was asking in healthcare was, why am I on medicine forever? So that is how I started picking up the things. First, I applied on me. So I worked on and went to the Ayurvedic side of things. They did all the Nadi reading, this reading, all the stuff and all. They told me something about my health on a particular organ, for which my reports from the last 10 years have been absolutely normal. On this side, these particular doctors from Singapore, from India, from London, these people I met. So one of the Indian doctors who have been already working a lot on this told me that you should get some tests done. Apart from the normal biomarker data that you have over the years. He got me few tests done. So once this all test reports came, he told me that there is something which is called a biological obstruction in modern science.
which largely seems to be that in your organ aging, your liver is aged 10 years more than your own age. But unfortunately, in all 10 years, all my reports, my liver test has been giving normal results. Even in the Ayurveda, this guy told me that actually the strotas that I was talking about, the blockages and all that stuff, he said that you should take care of your liver. I think that is the main problem. So I said these numbers has been normal. By telling, when he came out the organ aging, he told me to do a very specific scan. The scan revealed that I have a layer around my liver. And internal, deep down, if you scan it from outside, that layer is not been visible, but I am at a fibrosis level 3. Okay. Which is the root cause of the entire problem that I've ever faced. I am in probably the 4th month after that treatment. For the first time in 10 years, I am at my lowest levels. My medication reduction has always been going. I have reduced medicine by 75%. All results normal. Everything else came back automatically. Energy levels, IBS gone, everything gone. All this time I have been always realized that your body is blocked, your body is bad, right? Your body has gone into, अब आपको जिंदगी भर जीना पड़ेगा डायबिटीज के साथ. First time I realized that the body never gets broken. It always gets blocked. So I started working on something called block medicine, right? A block medicine for me is a branch of finding the right root cause and the block in the body using the ancient things and modern things. Once you find that block, you have a protocol to remove it. The moment you remove that block, your body knows how to heal itself. And that's where the cure of the, or I would not say cure, but I would say that's where the remission of the entire disease is. Right? And that's why unblock. That's why unblock. जो भी चीजें आपने करी होंगी पहले, उसमें कहीं ना कहीं 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले, there has been certain things. फिर आपकी फैमिली हिस्ट्रीज हैं, फिर आपका लाइफस्टाइल है, फिर सारी चीज़ें. जब मैं आपकी पूरी बॉडी को समझ लेता हूँ पर्सनलाइज तरीके से, तो मैं एक ऐसे रूट कॉज पे जाता हूँ कि ये आदमी ये पर्सनलाइजेशन के साथ ये आया है, तो इसकी प्रॉब्लम यहाँ है. इट कैन बी मोर मेटाबॉलिक, इट कैन बी मोर समथिंग टू रिलेट विद योर लिवर, इट कैन बी मोर समथिंग टू रिलेट विद योर इन्फ्लेमेशन इन द पैनक्रियास, कुछ भी. अल्टीमेटली सोल्यूशन जो है वो वहाँ छुपा है. तो वो सोल्यूशन निकालना जो है बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ हाउ यू सी. मैं एग्जांपल देता हूँ कि, और ये निकालते एग्जांपल देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर प्लांट सड़ जाता है तो हम ये थोड़ी ना बोलते हैं कि प्लांट खराब है. हम देखते हैं कि सॉइल ठीक है कि नहीं है, पानी सही से गया कि नहीं गया, सनलाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तब जाके हम उसका वो करते हैं रादर देन कहने के. तो हम अल्टीमेटली अभी क्या कर रहे हैं, जब कोई आता है और अपनी कंप्लेंट बताता है तो हम बोलते हैं बॉडी खराब हो गई है, बॉडी में ये प्रॉब्लम है, इसमें ये सॉल्ट डाल के ये चीज़ों से इसको ठीक करो, वर्सेस गोइंग टू दैट रूट कॉज. एंड पर आप मेडिकेशंस दे रहे हो, आप डॉक्टर नहीं हो फिर? नहीं, ये सारी मेडिकेशन और ये सब डॉक्टर्स ही दे रहे हैं. ओके. ये पूरा का पूरा जो भी साइंस है ये है. मैं तो सिर्फ एज अ मॉडल इसको बना के लाया हूँ. मैंने इसको टेक में ड्राइव करा है, जो डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है, इतने पेशेंट्स को कैसे देखे, मैंने वो किया. बट अल्टीमेटली तो पीछे सारे डॉक्टर्स ही हैं. ओके, राइट. उसके बाद एक मेडिकल बोर्ड है, उसके बाद एक एडवाइजरी बोर्ड है. मैं पढ़ा था कहीं पे कि आपने एक राउंड में 540 करोड़ 520 करोड़ के आसपास रेस करे, 52-54 मिलियन डॉलर, राइट? कितना बड़ा राउंड था? 54 मिलियन. It was 54 primary, 20 million secondary, so total 75 million. $75 million रेस करे, which is almost about 750 करोड़ के आसपास की आज उसकी आज के हिसाब से पैसे होंगे, राइट? एक राउंड में 750 करोड़ रेस करे. हाउ? सो आई थिंक एक तो डिपेंडेंट है कि आप किस साइज पर हो, हाँ, राइट, और किस पीक पे हो. तो जब हमने रेस किए तो कोविड ऑलमोस्ट खत्म हो रहा था. ओके. 2021 everybody had an interest in this space कि ये space will boom, but we were also progressing very very fast. तो आपके last 3 साल जो है वो बहुत important है in numbers to showcase something and raise a bigger round. Second is कि आपको क्यों चाहिए is the second question. तो बट आपने जब ये स्टार्ट किया था तब रेस who went where, आपने रीच आउट किया, उन्होंने रीच आउट किया, कैसे हुई ये सब? like give me the whole story. Yeah, so basically दिस वॉज अ सीरीज सी राउंड. सो लास्ट राउंड जो हमने उससे पहले रेस किया था वो बहुत ही कम पैसों का था. आई थिंक टोटल 7 मिलियन. तो 7 से 75 मिलियन का जंप लिया हमने. बहुत ही बड़ा जंप लिया, राइट. सो जो 7 मिलियन वाला लास्ट सॉर्ट ऑफ सीरीज बी राउंड था, वहाँ से हमने प्रोग्रेस करना शुरू किया. और जब हम एक नंबर पे पहुँच गए, हमें लगा कि हम कॉन्टिन्यूसली 2 साल 3 साल ग्रो कर रहे हैं. अब यहाँ से एक बड़ा प्लेयर चाहिए हमको जो कि सपोर्ट कर सके एज अ डीप पॉकेटेड प्लेयर, सो दैट वी कैन एक्सेलरेट दिस.
तो यूजुअली व्हाट हैपेंस इज छोटे छोटे राउंड तो हमने खुद से रेज करे, बट यहाँ हमें प्रेजेंट करने के लिए एक बंदा चाहिए था, तो वी हायर्ड समबडी एज अ बैंकर, राइट, एंड टोल्ड देम दैट दिस इज व्हाट द स्टेटस ऑफ द बिजनेस इज। उन्होंने हमारे को 6 महीने पहले ही राउंड के बता दिया था कि ऐसा कुछ राउंड रेस करने के लिए नंबर्स में ये रिफ्लेक्शन आनी बहुत ज़रूरी है। तो आपके KPIs ट्यून होना चालू हो जाता है, तो आप उसी पे काम करना शुरू करते हो, क्योंकि आपको पता है कोई भी राउंड रेस होगा 6 महीने लग जाएंगे, तो आप पहले से उसकी प्रिपरेशन कर लेते हो। हमारे बिजनेस को प्रेजेंट कैसे करना है हमें आता है, बट नंबर्स को प्रेजेंट कैसे करना है वो उनको बेटर आता है। तो दे मेड अ होल प्रेजेंटेशन फॉर अस इन द डेक that why does it. Who did you hire for this? We hired PwC at that point of time. PwC. Okay. So now their investment division, while they're not the sort of bankers all the time, but they have a division who raises for a lot of companies. So we hired, they were working with us, they made slides, उन्होंने हमारे को questions भी बताया, उन्होंने बताया आप मार्केट में जा रहे हो तो ये चीज़ों का ध्यान रखना, या ये चीज़ें numbers sustained रहने चाहिए over the time. So while they were in market, we sustained everything that way. उसके बाद उन्होंने हमारी सिर्फ उन्होंने सिलेक्शन सी वैसे करी, इन द फर्स्ट प्रेजेंटेशन दे केम टू अस, उन्होंने बताया कि 100 मिलियन का चेक कौन लिख सकता है, राइट, और जो 100 मिलियन का चेक कोई लिखेगा तो कितने % ऑफ कंपनी लेगा। एंड दे ऑलरेडी समवॉट न्यू कि ये स्टेज पे आने के लिए इतना 20% 25% इज द इक्विटी समबडी विल लुक एट, एंड विल लुक एट कि 3 साल 4 साल में कंपनी कहाँ जाएगी, राइट। सो एंड अ कंपैरेटिवली इज ऑल्सो ड्रॉन। तो स्टोरी कैसे बनाते हैं? स्टोरी बनती है कि ये कंपनी आज 2000 करोड़ की है एज अ वैल्यूएशन, इस कंपनी को आज 100 करोड़ चाहिए, आपको इसमें 30% स्टेक मिल जाएगा, बट जो मार्केट में जिस तरीके से ग्रो कर रही है 5 से 7 साल में, एक कंपैरेटिवली जो लिस्टेड कंपनी है उसके मुकाबले में अगर इतना रेवेन्यू भी कर लेती है तो इसकी वैल्यूएशन यहाँ से 10x हुई, राइट। सो अ फंड सीज कि मैं इतने पैसे लगाता हूँ, इस पैसे में यहाँ तक पहुँच जाएगा, प्रॉफिटेबल भी हो जाएगा, उस नंबर पे पहुँच जाएगा जहाँ कंपैरेटिवली ऑलरेडी है। तो विजुअलाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एवरीबडी स्टार्ट्स लुक एट एन एग्जिट रूट। दूसरी बात, सीरीज बी स्टेज पे आप ऐसी जगह पे होते हो जहाँ पे बंद होने के चांसेस कम हो जाते हैं, until unless you do something very mistakenly. Okay. तो वहाँ पर बड़ा फंड रेज ईजी हो जाता है, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ से कंपनी राइट डायरेक्शन में जा सकती है, स्लो हो सकती है, बट बंद नहीं हो सकती, राइट। आप एक मैच्योर स्टेज पे हो, बहुत सारी कंपनीज बंद हुई है सीरीज बी के बाद। नहीं, वो किसी और गलती की वजह से हो सकती है, या बहुत हाईली बर्न पे होंगी तब हो सकती है। जैसे आप एक बिजनेस बना रहे हो जो रिसर्च बेस पे है, अभी कोई पेइंग कस्टमर नहीं है, और एक विजन है कि शायद कन्वर्ट हो जाए तो पेइंग कस्टमर आ जाए। कंज्यूमर कंपनी तो बंद हो गई, एडटेक तो बहुत लाखों में लाइन में पड़ी है। या तो आई जस्ट टेल यू क्या है, डायग्नोस्टिक है, सबको पता है कि मार्जिन्स आए हैं, सबको पता है कि नंबर्स क्या हैं। एक पेशेंट आप लेकर आते हो, परपिचुअल रेवेन्यू कितना आता है, अगर आपने एक पेशेंट ले आए तो उसकी LTV वैल्यू कितनी आती है। तो अगर आपने एक्विजिशन सही से कर लिया तो मार्केट डायग्नोस्टिक में क्लियर है, अगर हम कोई मार्केटिंग नहीं भी करें तो मार्केट 8 से 10% ग्रो करती है। सो द सेम कस्टमर एंड देयर रेफरेंसेस ग्रो योर बिजनेस बाय 10% इवन इफ यू डोंट डू एनीथिंग। सो अगर मैं 10% ही बढ़ाता रहूँ और खर्चा ना करूँ मार्केटिंग पे कोई भी, तो आई profitably grow at a certain rate, right? So that thesis was very well, everybody understood that. तो ultimately क्या है, आपका बिजनेस धंधा पैसा बना रहा है कि नहीं बना रहा है, या ये सिर्फ इसलिए पैसे ले रहा है कि खर्च कर सके। ऐसे भी लोग पैसे रेज करते हैं कि जिसपे सिर्फ खर्चे के लिए या ग्रोथ के लिए पैसे मिलते हैं, बट टर्न अराउंड बाद में होगा। पर हमारे वाले बिजनेस में डेफिनेटली कैश फ्लो रिच नहीं था, बट इकोनॉमिक लेवल पे हर एक ट्रांजेक्शन पे पैसा लूज नहीं कर रहा था। ठीक है, राइट। तो और अगर पहली ट्रांजैक्शन में लूज़ कर रहा था, सेकंड ट्रांजैक्शन में रिवर्सली आ भी रहा था, और उसका नंबर बड़ा क्लियर था कि सेकंड ट्रांजैक्शन जो है वो 70% लोग कर रहे हैं रिपीट, विच मीन्स क्या देखना है कि कंपनी की सर्विस सही है, क्या लोग छोड़ के तो नहीं जाएंगे, या जो कस्टमर आ गया वो अगले साल कराएगा कि नहीं कराएगा। सेकेंडली क्योंकि डेटा हमारे पास है तो लॉन्गिट्यूडनली हमारे साथ जुड़ा रहेगा, तो वो नंबर्स क्लियर आ जाते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ये सब नंबर्स आपको कुछ कुछ पता है, बट आप जितनी बेटर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो टेक्निकली कोई और अच्छा सा एज अ फाइनेंशियल मॉडल एक्सप्लेन कर देता है। जब वो एक्सप्लेनेशन क्लियर आ जाती है तो देन द पर्सन नोज कि इतने पैसे लगाने के बाद ये कंपनी यहाँ से यहाँ जा सकती है, एंड दैट इज़ वेयर द राउंड बिकम्स बिगर। नाउ सेकेंड थिंग, क्यों राउंड बड़े होते हैं? हर एक बंदा जो अंदर आना चाहता है उसको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए for say coming at a certain valuation and growing at a certain valuation. तो they always see कि अगर कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी का मिक्स हो जाता है तो सेकेंडरी कुछ कम पैसों में मिल जाता है और प्राइमरी उस पे, तो they are able to get some better value to it, right? Because they like the company, they want to have a larger chunk, and that is why a larger round happens. That's it.
एंड तो ये बैंकर ने हेल्प करी आपको टू एक्सप्लेन नंबर्स, आपका Explain बिजनेस numbers. सॉलिड था, Business solid. मार्केट एनवायरनमेंट कोविड के बाद वाला था, bunch of things Bunch of things, together and came. then we gave presentations one after another. People validated, customers अच्छे थे. कितना पेचेस किए? आई थिंक इस वाले राउंड के लिए बहुत ज़्यादा नहीं, 12-13 करे होंगे. ओके 12-13 में से 3 टर्म शीट्स कंफर्म हो गई थी. 3 टर्म शीट कंफर्म? हाँ, और तीनों ही ऑलमोस्ट सेम वैल्यू की थी. उसमें से जिन्होंने पहले करा हमने उनके साथ एक्सक्लूसिविटी साइन करके मूव कर गए, बिकॉज ऑब्वियसली दे वर वेरी गुड इन्वेस्टर्स इन दिस स्पेस. तो हमने उनके साथ साइन कर लिया. 3 टर्म शीट्स ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूएशन, ऑलमोस्ट सिमिलर वैल्यूएशन. Right. क्योंकि आप लोग डिराइव कर रहे थे क्या वैल्यूएशन की, इतनी वैल्यूएशन पे ये करना है तो? या ऑब्वियसली आपको बतानी तो पड़ती है कि आप कितने पे एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या राउंड वैल्यू है, लास्ट टाइम कितना था, मल्टीपल्स क्या चल रहे हैं इंडस्ट्री. तो हमने तो सिंपल यही होता था, हम बोलते थे हमारा ये रेवेन्यू है, हमारे जो लिस्टेड प्लेयर है उनका लिस्टेड रेवेन्यू इतना मल्टीपल है रेवेन्यू का, तो हमारे रेवेन्यू का इतना ही मल्टीपल हम भी मांग रहे हैं, ज़्यादा तो मांग नहीं रहे. तो हमें पता था कि हम किस वैल्यूएशन पे हैं और कितनी मिल जाएगी. फाइनली इन द नेगोशिएशन यू आर एबल टू अचीव दैट नंबर. लाइक डिड यू नेगोशिएट कि जो बोला वही दे दिया? नहीं, बहुत नेगोशिएशन किया. और नेगोशिएशन सिर्फ वहीं तक नहीं होती, नेगोशिएशन तब तक चलती रहती है जब तक मनी इन द बैंक ना हो. हाँ, एसएचए तक, एसएचए साइन होने तक, या सब चीज़ों की नेगोशिएशन चलती है. एसएचए एसएसए के बाद ही फिर तो खत्म हो जाता है. हाँ, देन एज अ गुड इन्वेस्टर यू नो कि अगर कंफर्म कर दिया तो टर्म शीट के बाद अगर ड्यू डिलिजेंस सही है तो पैसा विल कम. बट जब विंटर्स आती हैं तो ऐसा भी होता है, टर्म शीट वगैरह सब कुछ लास्ट स्टेज पे पहुंचने के बाद वापस भी हो जाते हैं. ऐसा होता है कि एसएचए साइन होने के बाद पैसे नहीं आता? नहीं, एसएचए के बाद तो नहीं होते, बट एसएचए से जस्ट पहले हो जाते हैं कई बारी. कि 2 महीने से चल रहा है डीडी, हाँ, और अब बोला डीडी होने के बाद भी कंफर्मेशन आ गई, बट आपसे लास्ट 2 महीने के नंबर मांगे, कुछ ऐसा डाइसी लगा तो पैसे डालने से पहले मना कर दिया. ऐसा होता है. अच्छे इन्वेस्टर्स नहीं करते होंगे? नहीं, अच्छे की बात नहीं है, टाइम टू टाइम की बात है. इंडस्ट्री नो, बट टॉप वीसीज विल डू दिस. सी वंस दे हैव कमिटेड देन दे विल ना. नाम खराब होता है. नहीं कि दे डोंट केयर. नहीं, ऐसा नहीं है. डोंट भाई, आई थिंक इट्स डिफरेंट फ्रॉम, मैं किसी पर्टिकुलर वीसीज के बारे में नहीं कह रहा, बट आई एम जस्ट सेइंग कि it's a normal thing in the industry. Reason for that is कि you have committed me something, I have scanned your business, I have committed you something, right? Now in the business scenario things are changing. Supposingly किसी ने edutech की आपने बात करी, बहुत failures आए consumer में, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने edutech को term sheet लिखी होंगी. क्यों लिखी होंगी? क्योंकि कोई एक edutech का प्लेयर धड़ाधड़ ऊपर जा रहा है और वही फेल हो गया, तो इसकी थीसिस भी चेंज हो जाती है, इसका रिस्क प्रोफाइल बढ़ जाता है. तो जैसे इसका रिस्क प्रोफाइल बढ़ेगा, ये बोलेगा अभी रुकते हैं, या तो वैल्यूएशन रीनेगोशिएट करेंगे, या नंबर कम डालेंगे, या अभी 6 महीने और देखेंगे बिजनेस को. तो रिस्क है, उनको पैसा किसी और के बिहाफ पे लगाना है और पैसा बना के देना है, तो दे विल कीप ऑन इवैल्यूएटिंग यू टिल द टाइम. एंड कितनी कॉस्ट होती है अनब्लॉक? सो अनब्लॉक देखो, कॉस्ट जो है वो प्रोटोकॉल की है. फाइंडिंग द अनब्लॉक इज वेरी लेस. आपका टेस्ट जो भी आपकी कॉस्ट आएगी वो आएगी. जो हमारी फीस ऑफ अनब्लॉक करने की है वो एक पैकेज है 2,500 रुपये का, एक 4,000 का, बस इतना ही है. कि असेसमेंट करने का जो है असेसमेंट वो 2,500 रुपये कॉस्ट है या 4,000 रुपये कॉस्ट है? यस, पूरा जो टेस्ट करके आपको बता देगा ये रूट कॉज है. एब्सोल्युटली. उसके बाद जो है कि प्रोटोकॉल है 3 महीने का कि 6 महीने का, वो किस इंसान को क्या प्रॉब्लम है उसके ऊपर बेस्ड ऑन दैट है. तो वो एनीवेयर रेंज कर सकता है. जैसे 6 महीने का प्रोटोकॉल है तो वो रेंज कर सकता है एनीवेयर फ्रॉम 10,000 रुपीज़ अ मंथ कैन गो. अगर बहुत रेयरली कुछ और ज़्यादा मेडिसिन चाहिए, कुछ और इंटरवेंशन चाहिए, महंगी मेडिसिन चाहिए, तो 30-40 हज़ार रुपये भी जा सकता है मंथली. तो जब तक वो मैच नहीं करता तब तक हम प्रोटोकॉल आगे नहीं बढ़ा सकते. मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेडिसिन इज नॉट बैड. मेडिसिन हैज सेव्ड ह्यूमन काइंड्स, मेडिसिन हैज सेव्ड मिलियंस ऑफ पीपल. मेडिसिन बना है उस इंटरिम पीरियड के लिए जब आपको एक डिजीज होती है और जब तक आप अपना ब्लॉक फाइंड नहीं कर लेते, उसके लिए, उस इंटरिम पीरियड के लिए मेडिसिन बेस्ट है, पर फॉरएवर के लिए नहीं है. दैट इज हाउ आई फील एंड दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड ऑन मी आल्सो. सो जस्ट टू ऐड अप हियर, अभी तक एनीथिंग आफ्टर आई एम वर्किंग ऑन दिस फ्रॉम 7 months, तो अनब्लॉक के बारे में किसी को कुछ नहीं पता अभी तक. तो आई जस्ट सेड कि आई एम स्टार्टिंग इट. अच्छा, हाँ, राइट. ऑनलाइन तो सर की मिस्ट्री टाइप ही है. हाँ, सो आई जस्ट सेड बिकॉज मेरे को चाहता था कि पहले मैं अपने आप को प्रूफ कर लूँ. पहले मैंने अपने आप को प्रूफ किया, फिर मैंने कुछ पेशेंट्स को ऑनबोर्ड करके गया कि कहीं हो सकता है मेरे लिए ठीक हो गया हो, बाकियों के लिए होता है. वो बड़े डिफरेंट साइड ऑफ पेशेंट्स थे, जिसमें कैंसर पेशेंट भी आया, कोई बाकी पेशेंट भी आया, कोई एपनिया का आया, कोई वो. जब सबने बोला रिजल्ट्स आर गुड, फिर डॉक्टर्स की कुछ केस स्टडीज देखी, देन आई गॉट अ कॉन्फिडेंस कि नहीं, दैट वी कैन डू. एंड देन आई थॉट कि एकदम से सबके लिए नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि इट्स अ वास्ट फील्ड, राइट. और मैं बिलीव करता हूँ एक कंपाउंडिंग ट्रस्ट पे कि अगर मैं रिजल्ट नहीं ला सकता तो मुझे ये बिजनेस नहीं करना चाहिए. मैं डायग्नोस्टिक में भी ये सोचता था कि अगर मैं एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता
तो हेल्थ केयर में बहुत कुछ है करने के लिए, बट डायग्नोस्टिक नहीं करना चाहिए. तो ऐसे ही मैं इसके लिए भी यही सोचता हूँ, इसलिए हम कोहर्ट 0 स्टार्ट कर रहे हैं, राइट. तो प्रॉबेबली पॉडकास्ट के साथ ही स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट 300 पेशेंट्स, विच इज मोर लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस ऑन द सर्टेन प्रोटोकॉल. 300 का पूरा डेटा एनोनिमसली लाइव चलेगा ऑन द साइट. We don't want to hide anything because if we are not able to prove, then we are not able to prove. No. Simple. So 300 के 300 पेशेंट का डेटा 0 डे, 30 डे, 90 डे, 270 डे लाइव चलेगा. What I personally want कि कोई भी इसके ऊपर वर्क करके एटलीस्ट पेशेंट को उस 5, 7, 10 मिनट की OPD अपॉइंटमेंट में ही एक राइट डायग्नोसिस दे सके. और अगर राइट डायग्नोसिस मिल जाता है तो वो एटलीस्ट वो हो जाएगा. मैं इसको बोलता हूँ एंड ऑफ फॉरएवर मेडिसिन अपने लिए, राइट. कि मेडिसिन इज गुड बट फॉरएवर मेडिसिन इज नॉट गुड. तो एंड ऑफ फॉरएवर मेडिसिन ऐसे ही होगा. Well, thank you so much, sir. Thank you for spending time Thank with you us. so much. Thank you. I really enjoyed it. And it was been a long time I was thinking to have the conversation with you. Finally, आज हो गई. Finally, आज हो गई है. Thank you so much for watching this episode till the end. We would love to know what you liked or disliked about this episode and which guest you would like to see again on this show, or which are the new guests that you want to see. Let us know in the comments. Your feedback helps us improve and make every episode a little better. I'll see you the next time. Until then, keep figuring out.